हेलो अभिषेक, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया। क्या चल रहा है आजकल? बहुत कुछ चल रहा है, बस गर्मी कुछ ज़्यादा चल रही है एज ऑफ नाउ जब हम रिकॉर्ड कर ये रहे तो है। बिल्कुल। और आप क्रिकेट देखते हो? कम देखता हूँ टू बी ऑनेस्ट। हाँ, आईपीएल चल रहा है अभी जैसे। यस, बट एज ये थोड़ा सा जैसे मेरी स्टोरीज डिफरेंट रहती है, ये मेरा एट्रीब्यूट थोड़ा डिफरेंट है, बट हाँ क्रिकेट के कुछ किस्से हम ज़रूर बात कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे मैं तो जब भी कोई भी क्रिकेट का मैच देखती हूँ, अगले दिन कुछ हो ना हो, कोई भी टीम जीते, जय शाह की वो एक रील जरूर वायरल होती है जिसमें पीछे से आता है कि नई स्क्रिप्ट तो मैंने ही लिखी है। बट यार एक मैं ऑडियंस को एक चीज़ कहना चाहूँगा यार, फालतू में लोग मजाक बनाते हैं जय शाह जी के। आई मीन समबडी हु हैज़ प्लेड लेट्स से 75 मैचेस हिमसेल्फ, वो खुद मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं 24 बार, उनने 87 टाइम्स लगातार सिक्सेस मारे हैं। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, अपनी गली में खेला है। बट ऐसे केस में आप कैसे मजाक बना सकते हो? बट अगर मैं आपसे ये चीज़ पूछूं कि आपको क्या लगता है, इज आईपीएल स्क्रिप्टेड? मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, बट टू सम एक्सटेंट यस। Yes. आई एम नोन टू गिव बोल्ड स्टेटमेंट्स, बट हाँ बिल्कुल है। बट स्टिल यार, जस्ट बिकॉज वी आर सेइंग अबाउट क्रिकेट, एक बहुत हार्श रियलिटी में आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग इधर एक फैक्ट बता देता हूँ, लास्ट वन ऑन द क्रिकेट फ्रंट। आपने देखा होगा कि रणजी के मैचेस होते हैं, ठीक है? अब रणजी के मैचेस में अगर आप 10 साल पहले जाते हो, 10-15 साल पहले, द हाईएस्ट अमाउंट पर मैच जो एक क्रिकेटर को मिलता था वो था 40,000 रुपए, ठीक है? विच इज नॉट दैट बिग टू बी वेरी ऑनेस्ट फॉर द काइंड ऑफ एफर्ट्स और ये सारी चीज करते बट हैं। चलो 10 साल पहले फिर भी वो चलता है। जाएगा। हाँ। अब टेक्निकली देखा जाए तो उस हिसाब से आज के टाइम पे एटलीस्ट 1.5-2 लाख तो होना चाहिए, करेक्ट? क्योंकि सबकी सैलरी बढ़ी है तो उनकी क्यों नहीं बढ़ी? इन्फ्लेशन सब कुछ है। इंटरेस्टिंगली अभी भी वो 40 है, बट एक कैच हुआ था उस समय पे एसोसिएशन को ना थोड़ा फोर्स किया गया। जो एस्टैब्लिश क्रिकेटर्स थे बोले यार हमारे बच्चे हैं, मतलब काइंड ऑफ यंगस्टर्स, इनको एनकरेज करना पड़ेगा, तो दे बॉट अप की एक प्रॉफिट शेयरिंग की जाएगी, तो जो रेवेन्यू बनेगा एसोसिएशन का उसका एक कट दिया जाएगा। ये डिसाइड हुआ 26%, ठीक है, विच इज गुड। 26% एसोसिएशन को दिया जाएगा, इधर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हाल फिलहाल में फ्यू रणजी प्लेयर्स हैड रिवील्ड 1-2 साल पहले कि ये 26 कभी हुआ ही नहीं है, 8% हुआ था, और उसमें से भी 4-4 महीने तक, 5-5 महीने तक नहीं मिला है लोगों को। सो द थिंग इज, जितना ग्लैमरस हम देखते हैं बाहर जो कमाता है ना क्रिकेट में, वो गिनती के भी टॉक अबाउट कोहलीज, धोनीज एट्सेट्रा, ये हैं जो क्रीम लेयर्स हैं, ये लोग एक्चुअली में सारी चीज़ें कमा रहे हैं। जो बीच के इसके बाद जो नीचे वाला लाइन आ रहा है ना, वो पूरा पॉलिटिकल हैसल में फंसा हुआ है। तो भारत में हर बच्चे का एक सपना तो जरूर रहता है एक बैट लेके जब वो जाता है कि क्रिकेटर बनेंगे, बट लेट मी टेल यू, until unless आपके मित्र अच्छे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे भी द रिच आर गेटिंग रिचर वाला एंगल आ रहा है। Absolutely, yes, that is precisely what is happening. But that being said, हमारे इधर रिलीजन के बाद अगर कोई दूसरी चीज चलती है तो वो क्रिकेट है। क्रिकेट है। तभी भगवान कहते हैं ना, Absolutely. डेमीगॉड्स कहते हैं क्रिकेटर्स को। तो बस वही वाली चीज है। तो शादी अच्छे इंसान है वैसे, बट ये चीज है। बट जैसे अभी आपने बोला बीसीसीआई जैसे वन ऑफ द रिचेस्ट एसोसिएशंस, राइट? Absolutely. तो 20,000 करोड़, हाउ डिड बीसीसीआई बिकम सो रिच? यार सो बीसीसीआई में ऐसे नहीं कहूंगा इन्हें काम अच्छे नहीं किए। दे स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल। बीसीसीआई के अगर एकदम आप रूट्स पे जाओगे तो क्या हो गया था कि बीसीसीआई एक समय पे कुछ नहीं कमाती थी। आई एम टेकिंग यू अ कपल ऑफ डिकेड्स बैक, एकदम स्टार्टिंग में। फिर क्या हो गया, इनके ना साउथ अफ्रीका के ग्राउंड्स पे कुछ मैच होने वाले थे, तो साउथ अफ्रीकन वालों ने बोला कि भाई आप ये पूरा टूर्नामेंट होगा, देयर विल बी, पहले ना बड़े मैचेस होते थे 2020 और ये सब, तो क्योंकि हम सबका रिटेंशन स्मॉल हो चुका है, अब लॉन्ग फॉर्म से ज्यादा लोग शॉर्ट्स देखते, तो लाइक तब 5-5 दिन, बिल्कुल 5-5 दिन के, तो वो बहुत बड़ी सीरीज चलने वाली थी, मतलब 20-25 दिन वहां पे रहने वाले थे। तो बीसीसीआई सोचा कि इनने बोला कोर्ट भेजो, आप कितना चार्ज करोगे? इनने कभी चार्ज ही नहीं किया था, तो इनने बोला एक रैंडम फिगर अपन डाल देते हैं। तो दे एक्चुअली कोटेड भैया हम $4,000, दे डिडंट मेंशन, उनको वो टोटल का $4,000 कर रहे थे। सामने से काउंट हो रहा है $6,000 पर मैच। लाइक ओ इतना पैसा है इधर, यहाँ देखिए अपॉर्चुनिटी। वहां से उनको अपॉर्चुनिटी दिखनी शुरू हुई। द मेजर गेम चेंजिंग एक्चुअली हैपेंड आफ्टर आईपीएल ओनली। जैसे आप लोगों को बताओ, अभी जब हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, 20,000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। आज भी अगर आप देखोगे 5,000 करोड़ जो बीसीसीआई के पास टोटल आता है, उसमें से 2,500 करोड़ आईपीएल से आता है। सो आईपीएल स्पॉन्सरशिप हो गई, आईपीएल के जो मैच खरीदे जाते हैं, क्रिकेटर्स खरीदे जाते हैं, जो कमीशंस बनते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट से पैसा आता है, बिल्कुल, दैट इज द बिगेस्ट
चंक ऑफ मनी विच दे आर मेकिंग एज ऑफ नाउ। तो वो जो 2008 और 2009 में ये जो फैसले लिए गए ना कि एक IPL किया जाए और फिर उसके बाद इस तरह से, दैट वाज द गेम चेंजर फॉर बिगर मनी। इससे पहले धीरे धीरे ये लोग समझ गए थे राइट्स बेचना और ये बेचना, ये सारी चीज़ें। ऑल्दो अभी भी ना इनके थोड़े इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बड़े क्रिकेट फैंस होंगे तो उनको ध्यान होगा कि बीच बीच में मिस्टर कोहली का भी BCCI के साथ थोड़ा 36 का आंकड़ा बीच में हुआ था। मतलब थोड़े हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गए थे ड्यूरिंग द कैप्टेंसी एंड ऑल दोज थिंग्स। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, बट इस तरह से वो बढ़ा था। तो वो साउथ अफ्रीका वाला जो मैच था, दैट बिकेम अ गेम चेंजर। वहां से धीरे धीरे करके दे अंडरस्टूड द ग्लैम वर्ल्ड आल्सो, हाउ टू मिक्स बोथ ऑफ देम, एंड देन स्लोली व्हेन द IPL थिंग केम, फिर BCCI पूरी तरीके से अनस्टॉपेबल बना। बिल्कुल, और अनस्टॉपेबल ही बोलेंगे शायद। अभी तो और ऊपर जा, दिस इज द रिचेस्ट बोर्ड इन द होल वर्ल्ड एज ऑफ नाउ। मतलब ये इंडिया की ना मेरे को बड़ी खास बात लगती है। मतलब इंडिया में सबसे रिचेस्ट बोर्ड भी इधर है, सबसे ज्यादा काइंड ऑफ अंडर प्रिविलेज लोग भी यही हैं। अब मुंबई की बात करूँ तो मुंबई मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। सेम जगह जहाँ पर 13,000 करोड़ का भी एक ही घर है और वहीं पे सबसे बड़ा स्लम एरिया भी है। तो दिस इज वेरी जो कॉन्ट्रास्ट है जो यहाँ पर बोलते हैं ना, वेल्थ डिस्पैरिटी है वो इतना है। तो जो बोलते हैं ना रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअरर, तो वो यहाँ पर तो कूट कूट के भरा हुआ है। तो दैट इज हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क हुई है। बट जैसे अभी क्रिकेट की बात कर रहे थे, क्रिकेटर्स का तो अलग टाइप का स्टारडम फैंडम होता है। बट IPL में अगर एक और इंसान का स्टारडम या फैंडम मैंने देखा है तो वो है शाहरुख खान। मतलब, और पता है मैं ये सोचती हूँ कि शाहरुख खान का ऑफ कोर्स उनके घर के सामने ऐसे हजारों लोगों की भीड़ लगी रहती है, सिनेमा में तो उनका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ही। बट क्या शाहरुख खान इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि वो फॉरेन गवर्नमेंट्स को भी स्वे कर रहे हैं? एंड ऑफ कोर्स ये मैं कतार के कनेक्शन में बोल रही हूँ। तो देखिए, है तो सही, बिल्कुल है। शाहरुख खान के साथ सबसे बढ़िया चीज़ है, शाहरुख इज एक्सपर्ट इन ब्रांडिंग। अब मैं एक जैसे एक किस्सा बताता हूँ, ठीक है? शाहरुख भाई केस करते हैं क्या, नहीं करते हैं शायद, पता नहीं, जो भी है। शाहरुख जी के एक बहुत इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ। अभी रिलीज हुई थी इनकी 2 बहुत ब्लॉकबस्टर बीच में मूवी हुई थी। एक वो आर्मी वाली हुई थी, पठान और जवान, ठीक है? अब पठान के टाइम में बड़ा किस्सा है, इस पर बड़ा इंटरनल चीज़ बता रहा हूँ। पठान जब रिलीज़ हो रही थी उस समय पे स्टार्टिंग में आप देख रहे होंगे कि हर जगह आ रहा था हाउसफुल खतरनाक वाला, ये वाली चीज़ था। कुछ लोग उस समय पे जो लॉजिकल माइंड वाले हैं वो कुछ थिएटर घुसे। थिएटर के बाहर उनको बंदे बोलते हैं, बोले हमारे पास पठान के फ्री टिकट है, आप ले लो। बोले फ्री? ब्लैक में बेचने वाले थे तो फ्री हो रहे हैं। और ये सिर्फ एक थिएटर में नहीं हो रहा था, बहुत सारे थिएटर में हो रहे थे। डू यू नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम करीब 80,000 टिकट्स फ्री में बेचे जा रहे थे। रीजन ये थे कि शाहरुख डिड अ वेरी फिनोमिनल जॉब, उनकी मार्केटिंग टीम ने किया होगा, इन्हें कॉर्पोरेट हाउसेस पे ये सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। कॉर्पोरेट बुकिंग्स वाला एब्सोल्युटली। तो वो बेसिकली लोगों ने ले लिया था, हार्डली पीपल वर टर्निंग अप। तो और यही सेम चीज उन्होंने डुनकी पे भी ट्राई किया था, बट डुनकी नहीं चली बिकॉज डुनकी की स्क्रिप्ट भी बहुत ढीली थी, एक्शन भी नहीं था। बाकी 2 में चलो थोड़ा एक्शन है, और साल में 2 निकली। और ये इट्स अ गेम ऑफ परसेप्शन। 2 गाने अच्छे चला दो, हर जगह वो प्ले करवा दो, रील्स के लिए लोगों को थोड़ा पैसा दे दो, वो लोग उसी पे डांस करेंगे और अपने आप वो चलता। तो वो परसेप्शन अच्छा बिल्ड हो गया था। तो इनिशियली एक्चुअली द सीट्स वर नॉट गेटिंग फिल्ड। ये उन्होंने बोल के परसेप्शन बिल्ड कर दिया। एंड दिस इज द पावर ऑफ मीडिया। मीडिया एक बार परसेप्शन बना देता है तो उसके बाद तो शाहरुख हैज डन इट अगेन एंड अगेन। मैं एक सिंपल सा बता रहा हूँ, नार्कोटिक्स ऐसा डिपार्टमेंट होता है ना, एक बार आप फंस गए आप कभी नहीं निकल सकते हो। सबसे खतरनाक वाली चीज़ होती है, मतलब खुदा ना खास्ता अभी चलते चलते आपके बैग में किसी ने कुछ एक डाल दिया, उसके बाद आप अगर पकड़े गए, मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा हो, मैं नहीं लेके चलती इस बैग में कुछ। बट इन केस वो हुआ ना तो निकलना बड़ा मुश्किल है। बट बिकॉज आर्यन वॉज सन ऑफ दी शाहरुख खान, इसलिए वो इतना ट्राई करने के बाद, इसलिए उन्होंने ना जवान में वो डायलॉग भी मारा था, बाप वाला डायलॉग मारा था कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात। एब्सोल्युटली। तो उन्होंने बिल्कुल वो किया था, बट स्टिल ही फिगर्ड आउट अ वे विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉयर्स, और वो निकल गया। अरे शाहरुख छोड़िए, मतलब मैं तो बोलता हूँ सारे खान काइंड ऑफ इन्फ्लुएंशियल है। मतलब एक हमारे खान है, बहुत बढ़िया ह्यूमन है, तो उनके केस में तो निकल गया कि भाई हिरण ने दारू पिया हुआ था, फिर उसके बाद गाड़ी अपने आप चल रही थी, टेस्ला होगी शायद, अपने आप चल रही थी, लोग उड़ गए। एंड फन फैक्ट, खान जी का वो लॉ जो जिनने केस लड़ा था, उसी ने हर्षद मेहता का भी केस लड़ा था। जेठमलानी जी ने स्टार्टिंग से जब चालू किया था तो जेठमलानी वाज द वन हु, बट जेठमलानी हर्षद मेहता को नहीं बचा पाया, शायद कोई टिकट विकेट का सीन था पॉलिटिक्स का, पॉलिटिक्स आ जाता है तो सब खत्म होता है। बट यहाँ पर ही इज ओनली ह्यूमन, या ह्यूमन हो जाते हैं, थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उनके साथ ये वाला सीन था। तो
आई वुड से येस, हमारे देश में प्लस बाहर के देश में शाहरुख हैज़ अ वेरी, एंड दैट्स व्हाई आप देखोगे ना दुबई में व्हाई डू पीपल काइंड ऑफ वर्शिप शाहरुख. मतलब बुर्ज खलीफा पे अगर किसी का ट्रेलर चल रहा है, So you can just imagine, because these people also understand. First of all, have you ever wondered ये दुबई इतना ज़्यादा बड़ा कैसे बन गया? मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे. जैसे अभी लास्ट ईयर 2023 में एक रिपोर्ट निकली थी जिसमें बहुत ज़्यादा उसमें बताया गया था कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वो शिफ्ट कर रहे हैं इंडिया छोड़ के, वो बाहर जा रहे हैं. और जो 2 देशों में जा रहे हैं वो बेसिकली हैं या तो अपना दुबई या फिर सिंगापुर. और मेरा क्वेश्चन ये था कि यार हाउ डिड दुबई बिकम सो रिच, हाउ डिड सिंगापुर बिकम सो रिच? दुबई में जब उस समय पे जो मिनिस्ट्री देख रहे थे स्पेसिफिकली, तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी. ये 1960s की बात करो, 50-60, जब दुबई कुछ भी नहीं था. तो इन लोगों ने तब थोड़ी बहुत इधर उधर खुदाई करी तो थोड़े बहुत ट्रेसेस ऑफ ऑयल निकले. बट उनको एक चीज़ समझ में आ गई थी कि अरब देशों के जैसा वी कैन नॉट बी सोलली डिपेंडेंट अपॉन ऑयल, क्योंकि हमको पता नहीं कितना है. तो उस समय पे जो वो उनके लीडर थे, उन्होंने एक चीज़ अच्छी करनी शुरू करी. उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत स्पेंड करना शुरू किया. इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स अच्छे बनाओ, मेनली पोर्ट्स अच्छे बनाओ. पहले उनका पोर्ट्स बहुत नैरो था दुबई का, उन्होंने पोर्ट्स को बहुत ब्रॉड कर दिया. क्यों? ताकि मोर शिप्स कैन अकोमोडेट. पहला चीज़ उन्होंने ये किया. दूसरी बात है, बीच में उन्होंने टैक्सेस हटा दी कि भैया फॉरेन ट्रेड करो, आप इधर आओ. उसका रीजन सिंपल सा था. फिर ना उस समय पे उनकी पूरी मिनिस्ट्री उन पे हंसती थी कि भाई क्या कर रहे हो शेख साहब, आप ये सब क्यों करते जा रहे हो, टैक्सेस नहीं आ रही, ये नुकसान कर रहे हो. वो इनफैक्ट ये करते थे कि अगर उनको किसी बैंक से लोन भी मिलता था गवर्नमेंट को, वो सारा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग रहा था. नो ऑयल एक्सप्लोरेशन, नथिंग. मतलब रोड्स बनाए जा रहे हैं, इंफ्रा बनाए जा रहे हैं, प्रॉपर उन्होंने उस चीज़ पे करा. हाउ इट स्टार्टेड पेइंग देम बैक इज, पोर्ट्स जब ब्रॉड हुए, ज़्यादा ट्रेड्स होने लग गए, ज़्यादा लोग आने लग गए. फिर इन्होंने अपना दूसरा प्लान बनाया. बोले लोग आ रहे हैं तो लोग 2-3 दिन तो रुकेंगे, तो नाउ लेट्स कन्वर्ट दुबई इनटू अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन. वो उनका सेकंड स्टेप था. अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन कब बनेगा, उन्होंने एक दिमाग लगाया. बोले किसी भी देश में आप तब जाओगे जब यहाँ तो वहाँ पे कुछ लार्जेस्ट हो, बिगेस्ट हो. तो दे स्टार्टेड गेटिंग इनटू दिस बुर्ज खलीफा. ये सारी चीज़ों पे उन्होंने धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू किया. अब लोगों को एक अट्रैक्शन बनने लगे. उन्होंने बोला पूरी दुनिया घूमने से बेटर है लार्जेस्ट ऑफ एवरीथिंग या बेस्ट ऑफ एवरीथिंग इज ओवर हियर. तो वो लोग दुबई पे आने लग गए. फिर इनके साथ एक और चीज़ हो गई, एमिरेट्स, विच इज़ अ ब्यूटिफुल फ्लाइट. सो एमिरेट्स के लिए इन्हीं लोगों ने चालू करा, जो इनके शेख और ये थे. तो उन्होंने बोला यार एमिरेट्स को हम पॉपुलराइज कैसे करें. तो पहली चीज़ है, गवर्नमेंट उन्हीं के हाथ पे थी. उन्होंने गवर्नमेंट एमिरेट्स को पैसा देती थी कि भाई आप सस्टेन करने के लिए हम आपको पैसा दे रहे हैं. एयरलाइंस, हाँ एयरलाइंस बहुत लॉस मेकिंग बिजनेस होता है बाय द वे. इंडिया में 12 से ज़्यादा एयरलाइंस बंद हो चुकी हैं आज तक. तो ये बहुत लॉस मेकिंग. कुछ हो जानी चाहिए कुछ जानी चाहिए, लेकिन अब तो बची कम है यार, कुछ तो रहने दो. सो ये थे. तो इन लोगों ने ना एयरलाइंस, तो उनको 2 फायदे हो गए. एमिरेट्स को उधर की गवर्नमेंट पैसा देने लग गई. दूसरा, इनको बोला तुमको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है. तो एमिरेट्स वहाँ से जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी थी, चाहे वो सिंगापुर की तरफ से हो, यूएसए की तरफ से हो, क्रॉस बॉर्डर्स होने लग जाए, तो एमिरेट्स के थ्रू बहुत ज़्यादा होने लग गई. तो टूरिज्म होने लग गया, लोग आने लग गए. जब टूरिज्म होने लग गया तो बाहर से लोग बिजनेस देख के वहाँ पर और बिजनेस स्टैब्लिश करने लग गए. और यूएई से ज़्यादा दुबई की अगर मैं बात करूँ, दुबई ने एक पॉलिसी आज भी स्टिक करा है, जो हम कहते हैं ना अतिथि देवो भव. उन्होंने बोला सब आओ, हम ना अब अगर एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, आप किसी भी अरब देश में जाओगे ना, आपको कल्चर तो अरब का दिखेगा, शेख्स विल बी देयर, कैमल्स बहुत प्रोमिनेंट दिखेगा. पर बाकी देशों के कंपैरिजन में दुबई में देखोगे, दुबई हैज़ ओपन आर्म्स. आपको 50-60% तो घूमते हुए इंडियंस दिख जाएंगे, चाइनीज दिख जाएंगे, सब दिख जाएंगे आपको. बाहर के देशों में थोड़ा सा कट्टर है, वो अपने रूल्स थोड़े इम्पोज करते हैं कि बॉस इधर आया तो ये जरूरी है. दुबई गेव अ फ्री हैंड. दुबई बोला कुछ रूल्स हैं जो नॉर्मल रूल्स है डेकोरम का, वो आपको फॉलो करने हैं, बाकी इट्स ओपन फॉर एवरीबडी. तो ये जो एक इंसान को फ्रीडम मिलती है तो वो आके वो फ्री होके वहाँ पर और बिजनेस चलाता है. एंड नाउ कमिंग टू योर पॉइंट कि भारत से सबसे ज़्यादा अमीर लोग दुबई इसलिए जाते हैं, पहला वहाँ पर टैक्स नहीं लगता. इंडियन टैक्स सिस्टम अनफॉर्चुनेटली इज रिडिकुलस. कुछ लोग इसमें आपत्ति जताएंगे, बट मैं उसके 3 सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ. इंडियन का टैक्स सिस्टम इसलिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बंद कर दो, लो, बट कुछ लोग आप कंपेयर करेंगे, भाई कनाडा में तो ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है. भाई उधर सोशल सिक्योरिटी मिल रही है, भाई उधर आपको फ्री में हेल्थ केयर मिल रहा है, भले ही उस पर एक वेटिंग रहता है बट हेल्थ केयर मिल रहा है. वहाँ पर अगर एक जनरल बाहर की अगर मैं बात करूँ तो हर 10 बंदे के लिए वहाँ पर एक डॉक्टर है. और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन जनरल है. वहाँ पर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल कर सकते हो. यहाँ पर अगर आप फास्ट लोकल दादर की चढ़ लेते हो या फिर पीक आवर्स में मेट्रोज में चढ़ लेते हो तो आपको पता लगता है कि भाई कितना ज़्यादा. तो लोग डिसाइड करेंगे आप कौन से स्टेशन पे उतरोगे. एब्सोल्युटली. सो जब आप एक टैक्स ब्रैकेट पे पहुंचते हो, हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट इफेक्टिवली इज 42%, इट्स नॉट 30%.
आप एक बार 5 करोड़ के ऊपर कमाने लग जाओ तो आपका 42% जा रहा है। तो वो सामने वाला 42% वाला सोचता है अगर मेरे को लीगली ही करना है तो वाई शुडंट आई शिफ्ट माई बेस टू सम अदर प्लेस। एंड दुबई ओपन आर्म से वेलकम कर रहा है, सिंगापुर ओपन आर्म से वेलकम कर रहा है, तो पीपल एक्चुअली रश इन टू दीज प्लेसेस। तो ये एक और रीज़न हो जाता है। एंड एक बार एक ड्राइवर से मिला था, तो ही हैज़ सीन ऑल दीज प्लेसेस। तो उसने मेरे को एक चीज़ कही थी कि यार इंडिया के रईसों ने तो कुछ देखा ही नहीं है, असली रईसी तो दुबई में है। एंड आई फर्मली बिलीव दैट इज एक्चुअली ट्रू। मतलब नेक्स्ट लेवल की रईसी है वहाँ पे। मतलब जो दुबई के मतलब यू नो द रिच लाइव्स ऑफ दुबई शेक्स इज अ थिंग। एब्सोल्यूट। अरे आप इनकी अगर जैसे लाइफ की बात करूं तो वहाँ पे ना बहुत प्रोमिनेंट फैमिलीज हैं, लेकिन जो दो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट फैमिलीज है जो दुबई में, एक तरह से समझ लो दुबई इनका ही है, ठीक है। एक अल मक्तून करके है, मोहम्मद अल मक्तून फैमिली है। यही बेसिकली वो डिफेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने पूरे, इनके फादर ने उठाया था, ये बाद में डिफेंस मिनिस्टर बने। डिफेंस मिनिस्टर के बाद इन्होंने ऑयल के खदान भी लिए और ये सारे लिए, एंड बाद में ही बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट शेक्स आउट देयर। ऑन पेपर इनका नेटवर्थ अलग बताया जाता है, लेकिन यूजुअली इट इज सेड ये $1 ट्रिलियन प्लस वाले हैं अकेले, ठीक है। ऑन पेपर अलग है, दिस इज। तो एक अल मक्तून करके इनका है और एक अल रोस्तमानी करके है। तो यहाँ पर जो इनके जो प्रिंस, एक तरीके से कह सकते हैं दुबई के जो प्रिंस है फाजा, तो उन्हीं के फादर है मोहम्मद जी। तो फाजा की अगर मैं बात करूँ तो ही इज जस्ट 40 एंड 40 की एज में उनके पास करीब 16 to 17 लग्जरी कार्स हैं। एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच कार is around 40 to 50 CR। आप बोलोगे इतना तो कोई लग्जरी आ नहीं रही है, बिकॉज दीज आर ऑल गोल्ड प्लेटेड। ओह माय गुडनेस। सो 40-50 करोड़ की एक गाड़ी, और ऐसे 15 से 16 गाड़ियां हैं। फॉरगेट अबाउट द रिचनेस। सो उनके पास फैंटम गोल्ड में है, उनके पास रोल्स रॉयस के 2 गाड़ियां गोल्ड में है। अच्छा, फॉरगेट अबाउट कार्स। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस गाय इज कि फजा बोले कि यार अब कार में मजा नहीं आता। देखो एक लेवल पे पहुंचो अब और किक चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे डोपामाइन चाहिए रहता ना किक, तो इनको दूसरा किक चाहिए। तो दे हैव टैंक्स, पर्सनलाइज टैंक्स। फिर उन्होंने बोला यार टैंक्स पे भी मज़ा नहीं आ रहा, टैंक्स में वो रेगिस्तान पे घूम रहे हैं, ठीक है, बढ़िया लग्जरियस टैंक्स है। फिर बोले इसमें भी मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर दे हैव, सो इनके घर नहीं होते, इनके फ्लैट नहीं होते, इनके पैलेस होते हैं, महल होते हैं। सो देयर इज वन पर्टिकुलर एरिया इन दुबई, आई फॉरगॉट द नेम, एक जगह है वहाँ पर वो एरिया, मतलब साउथ दिल्ली साउथ बॉम्बे कुछ नहीं लगे उसके सामने, वो सिर्फ महल है वहाँ पे। वहाँ पे अगर आपके पास बंगला है तो आप गरीब इंसान हो उस एरिया में। एंड ये फाजा भाई साहब का जो महल है वो ज़्यादा नहीं, वो 7,000 करोड़ का है। अगर आया ना बस 7,000 करोड़ का उनका महल है। उनके पास 130 नौकर अंदर रहते हैं, बाहर के अलग है, 130 नौकर अलग से रहते हैं। मैं बस बता रहा हूँ पैसा कितना है दुनिया में। हम लोग इधर बैठ के सोचते कि ये अंबानी जी के पास पैसा है, लेकिन दुनिया में कुछ ज़्यादा ही पैसा है। सो ही हैज़ ऑल दीज थिंग्स। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज पीपल है, शेख्स लोग ना, ये जो ये सारे शेख्स लोग हैं, इनके शौक इतने ज़्यादा अलग हैं। तो दे आर नॉट लाइक कि हम दबा दबा के बैठे हैं पैसा। उनको पता है सप्लाई बहुत है इनके पास। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप कभी दुबई जाओगे, दुबई में आपको सड़क में कभी कभार सड़ी हुई पड़ी हुई बेंज मिल जाएगी, फरारी मिल जाएगी। सड़ रही है मतलब धूल लगा पड़ा हुआ है। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, दुबई के दोनों फ्लिप साइड है। एंड दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल हु डू स्कैम्स इन इंडिया ऑल्सो रन टू दुबई। आई विल टेल यू व्हाई। क्या होता है दुबई में, अगर आप ये होते हो, लेट्स से आप उधर गए, आप रिस्क बहुत लिया, आपने बिजनेस चालू किया, ठीक है। बिजनेस चालू करने के बाद अगर आप बैंकरप्ट हो जाते हो और आप वहाँ के आपने लेके रखा हुआ है सारा लाइसेंस एंड ऑल दोज थिंग्स, आपको जीवन भर के लिए कारावास में डाल देंगे। दैट इज ऑल्सो सर्टन थिंग। तो लोग क्या करते हैं, जैसे उनको पता लगता है होने वाले हैं, गाड़ी वाड़ी छोड़ी, फ्लाइट पकड़े और लंदन निकल जाएंगे। तो यू वुड फाइंड कि वहां पर ऐसी गाड़ियां पड़ी हुई हैं, सारी अबैंडन्ड, मतलब जिसको देख के इंडिया के रोड पे हम दिल्ली में खुश हो जाएंगे कि और हमने इधर देख लिया यार, सीपी में हम गए थे तो हमने ये गाड़ी देख ली है, वो उधर ऐसे पड़ी हुई है, धूल लग रही है वहाँ पे। दुबई का ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ रहती है कि दुबई में आप जाते हो, इफ़ यू हैव दैट, आपके दुबई की सिटीजनशिप है, वो अलग आपको घर बना के देंगे, आपको सब कुछ करके देंगे, एक दिरहम में कुछ देते भी हैं कि आप अपना बिजनेस चालू करो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आउटसाइडर्स, बट हाँ जो प्रॉपर वहाँ के हैं, तो मौका वहाँ पर बहुत मिलता है। इंडिया के साथ ना एक बड़ी दुर्भाग्यवश वाली बात है, हम लोग ऑफन वेस्टर्न और यूएई वालों के साथ कंपेयर करते हैं। हम भूल जाते हैं कल्चरली हम बहुत डिफरेंट हैं। जैसे आई एम बीन इन्वाइटेड टू अ लॉट ऑफ कॉलेजेस, IITs, IIMs, जब मैं जाता हूँ तो कुछ बंदे मेरे को मिलते हैं। नॉर्मल कॉलेजेस भी जाता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ हो गए, मतलब ये भी नॉर्मल नहीं है, बट जैसे SRCC हो गया, हंसराज, जब भी बुलाते हैं तो
वहाँ पे जब दूसरे कॉलेज के भी बच्चे आते हैं विच आर लाइक टायर 2 सिटीज से इधर आ रहे हैं, तो अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक कि हम ड्रॉप आउट करेंगे, क्योंकि यूएई में तो बहुत करते हैं, बिल गेट्स करता है, मार्क जकरबर्ग कर रहा है, ये करता है, सब देखो तो हम भी करेंगे, हम टाइम फोकस करेंगे। तो जस्ट फॉर अ क्विक फैक्ट, सिंस आई मेंशन दीज 2-3 नेम्स, अगर आप लोग बिल गेट्स के साथ कंपेयर कर रहे हो, आप मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस, कार्लोस स्लिम, किसी के साथ भी अगर आप कंपेयर कर रहे हो बाहर वालों के साथ, बिलीव मी, अगर वो लोग इंडिया में पैदा होते, भले इधर पॉपुलेशन ज़्यादा है, सब कुछ है, वो तो आज जहाँ पर है वो कभी नहीं हो पाते। आई एम नॉट सेइंग इंडिया बुरी जगह है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि बेवकूफ़ों को जैसा, जस्ट बिकॉज आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, अपने आप को आप सोचोगे, एंड आई कैन गिव एन नंबर ऑफ रीजंस क्यों ये पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो दुबई में बहुत पैसा है, यूएई में बहुत पैसा है। दुबई आई थिंक वो हमेशा 2 टाइम्स अहेड सोच रहा है, वो 2 टाइम्स अहेड सोच रहा है, मतलब उनको पता है भाई पानी की कमी होने वाली, तो अब हमको क्या करना चाहिए। दे आर वहाँ के एक शेख एक डिफरेंट सिटी बना रहे हैं, लाइक हाइपर सिटी फॉर देम, तो वो अलग से वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल टुगेदर। तो आई वुड सजेस्ट काफ़ी सारे लोगों को ना एक आध बार ये कंट्रीज विजिट करनी चाहिए, नॉट बिकॉज कि आपको वहाँ पे सेटल होना है, बट एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट मिलता है। नाउ यू विल गेट द आंसर। हर चीज़ का एक लॉजिक है, हम लोग भेड़ चाल में चलते हैं, लॉजिक ही नहीं समझते। क्यों भारत का सबसे रईस आदमी, जितने भी रईस आदमी हैं, अपने बच्चों को भारत में ही नहीं पढ़ाते? इट इज नॉट बिकॉज भारत में एजुकेशन बुरा है, भैया IITs, IIMs, दे आर सम ऑफ द टॉप कॉलेजेस, बट वो इसीलिए 2 चीज़ें, हर रईस इंसान जिसके पास अफोर्डेबिलिटी है वो बाहर 2, 5, 10 करोड़ लेके इसलिए पढ़ाता है। पहला, नेटवर्क, क्योंकि वो जिन बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं उनके बच्चे, वो बच्चे बाहर जाके कोई JP Morgan का CEO बनने वाला है, कोई गोल्डमैन सैक्स का बनेगा, कोई यूनिलीवर का, माइक्रोसॉफ्ट, यूनिलीवर, गूगल, इनके बड़े पोस्ट पे है। तो जब इनके 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ की डील करनी होंगी तो यही लोग काम आएंगे, ये तो दोस्त है ऑन अ कॉल्स वे। दैट इज नंबर 1 रीजन, क्योंकि ये बाहर भेजते हैं। दूसरा, टू सी यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं। इनफैक्ट आप जितने भी रिच लोगों को लेके आप चले जाओ, सबने अपने बच्चों को, इफ दे कुड अफोर्ड, बिल्कुल, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ब्राउन, सबने बाहर येल, हर जगह ये इधर ही भेजते हैं, LBS भेज देंगे, हर जगह भेज देंगे। सो दिस इज द रीजन। और हमारे स्टार्टिंग से अब जितने भी, अब वो बात अलग है कि काफी सारे लोग उधर जाके भी इधर आके स्कैम कर देते हैं, वो बात अलग है, बट दिस इज द रीजन। वेरी इंटरेस्टिंग। और जैसे अभी इंडिया की, अभी जैसे रिचेस्ट लोगों की बात हो रही थी, तो यहाँ पे ना जैसे इंडिया में भी और हर जगह भी ना कॉर्पोरेट राइवलरीज चलती हैं। कॉर्पोरेट राइवलरीज इज लेजिट अ थिंग। और अगर इंडिया में 2 नाम हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट लिए जाते हैं ना, तो वो है अंबानी और अडानी, ठीक है। जबकि मैं अक्सर ही वाली चीज सोचती हूँ कि जैसे अभी अनंत अंबानी की वेडिंग हुई तो गौतम अडानी अपनी फैमिली को लेके आए थे। अभी पीछे जब गौतम अडानी के शेयर्स खरीदने थे तो अंबानी ने खरीदे थे, राइट। तो क्या असली में ये राइवलरी है दोनों के बीच में या नहीं है? ऑन फेस राइवलरी है, मतलब दिखाने के लिए है। बट किस चीज के लिए, मतलब ये किस चीज के यार लिए? ये रईस इंसान ना जब एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो मनी इज नॉट अ गेम। पैसा तो इन लोगों ने इतना कमा लिया है कि इनकी 100 पुश्तियां बैठ के खाएंगी, सिंपल सी बात है। तो पैसा इज नॉट अ गेम, नाउ इट इज अबाउट बीइंग रिचेस्ट। सो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रिच इंसान जो होता है ना, वो अब ओन नहीं करना चाहता चीज़ें, वो कंट्रोल करना चाहता है। रिच इंसान हमेशा कंट्रोल करेगा, एंड बिलीव मी, आप कोई रिच इंसान बताओ, मैं बता सकता हूँ कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। सिंस यू मेंशन अबाउट अंबानी, आई विल टेल यू हाउ दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स। एक बात बताइए, आज 70% ऑडियंस किस इंस्ट्रूमेंट को सबसे ज़्यादा यूज़ करती है? इट्स मोबाइल फोन। उन्होंने सीधा डेटा वाले इंडस्ट्री में घुसे हैं, सो दैट आप सोचो कितने कनेक्टिव पॉइंट्स, उनको किसी भी इंसान का टेस्ट पता करना है, कुछ भी पता करना है, वो उस चीज़ पे सारा डेटा उनके पास है, तो वो डेटा पे घुसे हैं। एक सिंपल सा, एक मैं आपके ऑडियंस को एक वो देता हूँ, और कमेंट्स में आके एक सिंपल सा एक चीज़ करेंगे। आप हमारे देश के टॉप 3 रिचेस्ट देखो, 2 देखो यार, 3 देख लो, चलो खुशी के लिए थोड़ा बैलेंस बनाते हैं। 3 रिचेस्ट के नेटवर्थ देखो, एंड उसके बाद अगले 20 देखो, एंड सी द वेरिएशन, डिफरेंस देखो, इतना ज़्यादा डिफरेंस। तो वो क्लियरली दिखा रहा है कि आपने पावर कितने लोगों को देख रखे। सेम विथ US ऑल्सो। US में अब जैसे, मतलब कसम से मैं बता रहा हूँ, लोग ये नहीं सोचते हैं, बिल गेट्स इज अ वेरी गुड बिजनेसमैन। बिल गेट्स हर साल बोलते हैं कि मैं अपने सब्सटैंशियल पार्ट चैरिटी कर रहा हूँ, लेकिन चैरिटी इतनी करने के बाद भी उनका नेटवर्थ इतना ज़्यादा कैसे बढ़ रहा है? जब माइक्रोसॉफ्ट का शेयर उतना नहीं बढ़ रहा, वो कैसे बढ़ रहा है? वो कोई नहीं सोच पा रहा। तो देयर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम। बेसिक बात यह है कि जो बड़ा इंसान है ना, पहली चीज़ वो कंट्रोल करता है, दूसरा उसने आप लोगों को मैट्रिक्स में घुसा के रख दिया हुआ है। सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बट हाँ, वो मैट्रिक्स में घुसा दिया है। जो इस चीज़ से निकलेगा वो बचेगा। एंड तीसरी चीज़, जो अब कुछ लोग इस पर भड़क जाएंगे, लेकिन तीसरी चीज़ है लक एज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट आई कैन प्रूफ, अगर आप बोलते हो मैं प्रूव करता हूँ, लक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेरे को तो लगता है कि हार्ड वर्क, वो पैसा, सारी चीजें बहुत मैटर करती है, बट पैसा भी किस्मत का होता है। ये मेरा मानना और मेरा मानना है कि इन्होंने जितनी भी चीज़ें बोली ना, ये भी सिर्फ 50% ही कॉन्ट्रीब्यूटर है। सारी चीज़ लकी है,
मैं बता देता हूँ, सिंपल सा है। बिल गेट्स बढ़िया बंदा है। अब ये सारे वो जो लोग ड्रॉप आउट करते रहते हैं ना, उन लोगों के लिए कि हम ड्रॉप आउट होंगे, बिल गेट्स के लिए पहली बात, बिल गेट्स अगर इंडिया में पैदा होता तो वो कभी बिल गेट्स नहीं बनता। क्यों? बिल गेट्स को कंप्यूटर का एक्सेस 1960 में मिला, इंडिया में 1985 में आया। तो जब वो मल्टी मिलियनर बना तब तो उसको पहली बार एक्सेस आता। पहले चीज क्लियर हो गई, पहली चीज इंडिया में हुआ। बिल गेट्स अगर लड़की होता, विमेन एम्पावरमेंट, तो भी वो नहीं हो पाता। क्यों? बिल गेट्स पैदा हुआ यूएस में। 1960 तक यूएस में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पीक पे था। आपको एक हैरानी की बताता हूँ, 1960 तक हार्वर्ड में विमेन का तो एडमिशन नहीं कराते थे। तो विमेन का एडमिशन नहीं, तो बिल गेट्स का एडमिशन भी, ड्रॉप आउट छोड़ो, एडमिशन ही नहीं होता। पहली चीज, बिल गेट्स अगर रंग में गोरे नहीं होते तो भी नहीं होते, बिकॉज 1964 में एक्ट रिलीज हुआ था। तो अगर इसके पहले अगर हुए होते तो उनको राइट्स ही नहीं मिलते। चौथा चीज, बिल गेट्स अगर सियाटल में, सियाटल जिन लोगों को नहीं पता, कंटेक्स्ट बनाने के बोल दूं, दिल्ली के बड़े घर वाले साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली, और बॉम्बे का साउथ बॉम्बे, ठीक है, इस हिसाब से, और पुणे के हो तो कोरेगांव पार्क, ठीक है, इस हिसाब से, कोरेगांव पार्क, विमान नगर, तो वो वहां पे सबसे एलीट प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे। कितने लोगों को एक्सेस मिलता है ये आपको पता है। चलो वो छोड़ो, बिल गेट्स की अगर मम्मी, बिल गेट्स की मम्मी नहीं होती तो बिल गेट, मतलब मैं बर्थ के हिसाब से नहीं बोल रहा, लेकिन बिल गेट्स की अगर मम्मी नहीं होती तो बिल गेट्स इतना बड़ा नहीं बनता। कैसे? क्योंकि बिल गेट्स की मम्मी है, आई थिंक मैरी गेट्स है। मैरी गेट्स बैठी हुई थी IBM के डायरेक्टर बोर्ड पे। तो पहली बार जो इन्होंने अपना डॉस का सॉफ्टवेयर बेचा, जो मूवीज में कहानी बना के बताया जाता है कि एक जन को गराज से लेकर, बिल्कुल गराज से लिया, वो भी खुद नहीं बनाया था, गराज से उठा के एक जन को पे करके बनाया गया था। तो बिल गेट्स ने वो चीज दी, उसकी मम्मी ने पीछे से डायरेक्टर को पुश करवाया कि भैया ले लो, अच्छा चीज है। तो वो IBM का ब्रेक नहीं मिलता तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कभी एग्जिस्टेंस पे आता नहीं, क्योंकि उनको बड़ा ब्रेक नहीं मिलता। बिल गेट्स, मैं तो सारे एंगल से बता रहा हूँ आपको। बिल गेट्स जिस स्कूल में पढ़ता था, दैट वाज द ओनली स्कूल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसके पास एक सुपर कंप्यूटर उस समय पे था। एक्सपोजर भी हो गया। अब आप खुद समझ लो, मतलब वो बंदे के पास कितने, वो छोड़ो, अगर आज एक आम इंसान उस समय पे, जब जैसे इंडिया में क्या हो गया, लास्ट 7-8 साल से स्टार्टअप का कल्चर आया है, लोग अब समझ रहे हैं, तो अब उनको समझ में आता है ये एस्टैब्लिशमेंट होती है, कंपनीज एक्ट होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी LLP, अब तो इंटरनेट से समझ रहे हैं। उस समय पे तो कुछ था नहीं। बिल गेट्स के पापा टॉप लॉयर थे, और वो इन्फ्लुएंस कितने थे, उनका उठना बैठना था विद पीपल लाइक जॉर्ज सोरोस, क्लिंटन्स के एंसेस्टर्स, इन सारे लोगों के साथ उठना बैठना उनका था। तो उनके पापा ने इनका फ्री में सारा रजिस्ट्रेशन, क्या लीगल हो सकता है, कैसा क्या हो सकता है, एड करी है, सारा एड किया हुआ है। तो आई एम नॉट सेइंग बिल गेट्स मेहनती नहीं थे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बिल गेट्स जब थे उस समय पे और 18 घंटे, और आप कितने लकी अब इस चीज़ से समझोगे। काफ़ी लोगों को लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट 2 लोगों ने शुरू की है, बिल गेट्स और पॉल एलन। एक और बंदा था, उसका नाम मॉन्टी, पूरा नाम नहीं पता, मॉन्टी। तो क्या हो गया कि जब ये हार्वर्ड पहुंचे तो बिल गेट्स बोला यार अब तो कंपनी बनाते हैं। देखो, ड्रॉप आउट करने के लिए ना आपके पास बैकअप होना चाहिए। हाँ, जिगरा होना, एक क्वेश्चन नहीं होगा तो कैसे वो करोगे ना। और सिर्फ जिगरे से ज्यादा बैकअप इन द सेंस, अगर कुछ नहीं भी चला तो पापा मम्मी तो बढ़िया सेट है, संभाल लेंगे, सिंपल सी बात है। और उनके पापा मम्मी कितने सपोर्टिव है मैंने आपको बता ही दिया है। तो बिल गेट्स ने पॉल एलन को बोला, उनके जो पार्टनर थे, कि भाई ये कर लेते हैं अपन, छोड़ते हैं, अपन अपना चालू करेंगे, कंपनी चालू करेंगे, ठीक है। दोनों रेडी हो गए। उनके साथ तीसरा जो बंदा था वो मॉन्टी था। तो मॉन्टी ने इनको क्या कहा, पॉल एलन भी सही घर से, ये भी सही घर से, कि भैया अपने को खर्चे मानेंगे ना। तो जो मॉन्टी था, मॉन्टी ने बोला भाई मैं ड्रॉप आउट नहीं कर सकता हूँ, मेरे पिताजी गराज में काम करते हैं, और तुम उसके बाद मैं इतने मुश्किल से स्कॉलरशिप लेके यहाँ पे पढ़ने आया हूँ, तो मैं नहीं छोड़ सकता, मेरे पास कोई, और तुम लोग सर्वाइव कर लोगे, मैं सर्वाइव करने के लिए मेरे को डबल काम करना पड़ेगा, तुम लोग बोलोगे इसी पे फोकस करो, नहीं हो सकता। इसी चक्कर में सो एवरीबॉडी, सेम विद मार्क ज़करबर्ग के पापा बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट थे, मम्मी बहुत बड़ी डेंटिस्ट थी, बहुत फेमस थे, पैसों की कमी नहीं थी, अच्छे एफ्लुएंट थे। वो ऐसा घर था जहाँ 7 साल की उम्र में उनको प्रोग्रामिंग से इंट्रोड्यूस करा गया, क्योंकि वो बढ़िया सारे घर में थे, ठीक है। टैलेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ टैलेंट नहीं है, बट टैलेंट उस समय पे बहुतों के साथ। हमारे देश में काफ़ी सारे, आप गांव में चले जाओ, इतने टैलेंटेड लोग हैं, बट उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो आउटलायर्स के साथ कंपेयर करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें उनको इफेक्टिवली मिली हैं, और इतनी सारी, मतलब सो मेनी थिंग्स हैड टू गो राइट। आप बिल गेट्स में मैंने 6-7 एंगल बताए हैं। हाँ। पापा सही, मम्मी सही, बर्थ ऑन द सही टाइम, जब सिलिकॉन वैली, एजुकेशन सही, जेंडर सही, सब सही, बट नीयत सही नहीं है। नीयत सही नहीं है बिल गेट्स की। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी बड़ा इंसान है जिसने एटलीस्ट 1000 करोड़ से ज्यादा कमाया ना, कहीं पर भी किसी भी देश में, उसके हाथ गंदे हैं। ये एथिकल ये सारी चीजें गई अचार लेने, ये लोग के हाथ गंदे हैं। विवादित हो सकता है, कुछ लोग बोलेंगे टाटा, उनका भी है,
सच्ची, क्योंकि यार जब अंबानी अडानी की बात होती है तो टाटास को तो एक अलग रिस्पेक्ट के साथ देखा क्योंकि बहुत जाता है। चैरिटी करते हैं, है ना, चैरिटी भी करते हैं और वैसे भी मतलब सुनने में बहुत कहाँ डाउन आता टू है अर्थ क्या? रहते हैं। हाँ, मेन हाँ, यही है ना, डाउन टू अर्थ रहते हैं। हाँ। एक छोटा सा मैं आंकड़ा बताता हूँ, आपके लैंग्वेज में आप लोग मीडिया से तो उसको ना पीआर कहते हैं, ठीक है। अब इसको एक सिंपल सा एक तो बहुत बड़ा कांड है, वो मैं अभी नहीं बोलूंगा, ठीक है, बट एक सिंपल सा मैथ्स अपन करते हैं। एक बार ना मुकेश अंबानी के अगेंस्ट पे इन लोगों ने एलिगेशन लगाया था। एक आई थिंक सो बाहर की कोई बहुत बड़ी जर्नलिज्म कंपनी थी, उनको कहा था कि यार इतने बड़े घर में क्या ही रहते हैं, एंटीलिया के लिए बात कर रहे थे, बोले इतने बड़े घर में रहते हैं, फालतू टाइम वेस्ट है, और इतना मतलब खर्चा पानी कर रहे हैं, इससे बेटर है भाई मैं देखो कितना सिंपल रहता हूँ, ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। अब थोड़ा सा मैथ्स वाला कंपैरिजन हल्का सा करते हैं। अंबानीज रहते हैं 10 लोग हैं, अब शायद 11 हो गए, लेकिन इतनी बार प्री वेडिंग हो रही तो कंफ्यूजन हो रहा है 10 पकड़ूं या 11 पकड़ूं। 10 पकड़ लेते हैं, ठीक है, अभी के लिए हो जाएंगे 11, हो सकता है उसके बाद 12 भी हो। तो 10 लोग रह रहे हैं, वो रह रहे हैं 47,000 स्क्वायर फीट में, ठीक है। 16,000 स्क्वायर फीट में अकेले रतन टाटा जी रह रहे हैं। अगर मैं पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देखने लग जाऊँ, ये है अंबानी की वेल्थ दिखने लग जाती है। आप गूगल कीजिए, जब आप रतन जी के एसेट्स देखते हैं, वो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, ये सही है, आपका पैसा आप उड़ाओ, सिंपल सी बात है, लेकिन फिर आप सामने वाले को बोल रहे हो उसी चीज के लिए जो आप खुद कर रहे हो अपने दूसरे स्केल पे। बट एज ऑफ नाउ हम बिल गेट्स की बात करते हैं। 2015 में बिल गेट्स ने एक टेड टॉक दिया और उसमें ये चीज़ कही कि आने वाले 5 साल में, 4-5 साल में एक ऐसी बीमारी आ सकती है जिसके लिए दुनिया तैयार नहीं है। अब ये सोचने वाली बात है कि ये ने प्रेडिक्ट किया था या बनाया था, जो भी है। अब जैसे बिग फार्मा स्कैम जो कहते हैं वो इन्हीं चीजों पे होते हैं ना, कि आप पैसा कैसे कमाओगे, क्योंकि आप अगर आपकी इंडस्ट्री ही ऐसी है तो आप कुछ क्रिएट करोगे, आप उसका सोल्यूशन क्रिएट करोगे। तो एंटीवायरस क्या है, सबसे ज्यादा वायरस बनाती है कंप्यूटर के एंटीवायरस कंपनीज, खुद ही वायरस बनाती हैं, खुद ही एंटीवायरस देती हैं। बिल्कुल। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है 2020 में 2020 में सबसे ज़्यादा वोकल होकर अगर कोई बोल रहा था कि अभी तो खैर बहुत चल रहा है कोविशील्ड और इसका बहुत विवाद, हाँ, इनका विवादित चल रहा है, लेकिन 2020 में सबसे ज़्यादा जो बोल रहे थे कि कहीं पर भी जाना है तो उसके लिए इंजेक्शन मैंडेटरी करो, ये होते बिल गेट्स। पता है क्यों? क्योंकि जो सबसे टॉप 3 डिस्ट्रीब्यूटर वैक्सीन के वर्ल्ड वाइड के उस टाइम पे थे, उस पर सबसे बड़ा स्टेक उन्हीं का है। Oh my goodness. तो अब आप समझोगे कि पैसा माइक्रोसॉफ्ट से सिर्फ नहीं आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट तो एक अंश है, पैसा तो बहुत जगह से आ रहा है, वो तो फ्रंट है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो करीब करीब अगर वो फुल्ली एक्सप्लॉइट करते तो वो $40 बिलियन 8 महीने में केवल फार्मा इन्वेस्टमेंट से कमा लेते एज कम्पेयर टू दिस थिंग। तो हम लोगों को ना ये सारी चीज़ें पीआर पे दिखाई जा रही हैं कि कितने बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, कितने, और ये पीआर के लिए करना पड़ेगा। ये मेन चीज़ क्या हो गई थी, जब इनका केस 1999 में चल रहा था तो इन्होंने 18 महीने के अंदर करीब करीब $1.2 बिलियन खर्च कर दिए थे केवल मीडिया और पीआर वालों को देने के लिए। रीज़न है इतना नेगेटिव बना दिया गया था, और तभी उन्होंने बोला अब मैं अपना गेट्स फाउंडेशन चालू करता हूँ। सो मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन चालू किया गया, और ये फाउंडेशंस का भी बड़ा लोचा है। बड़े लोग फाउंडेशन भी क्यों बनाते हैं, हमारे देश में भी चैरिटी क्यों बनाते हैं? अभी चैरिटी आपने बना ली, पहला चीज़ तो टैक्स बेनिफिट है, वो तो नॉर्मल है, ब्लैक को वाइट करेंगे वो दूसरा चीज़ है। अब तीसरा चीज़ है, मान लीजिए आपने फाउंडेशन बनाया एंड यू हैव अ लॉट ऑफ फैमिली मेंबर्स, आप उस फाउंडेशन के टॉप पोजीशंस पे या मीडियम पोजीशंस पे अपने फैमिली मेंबर्स को लगाओगे। अब वही पैसा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके और आपके दोस्तों का मान लो 50,000 करोड़ आ रहा है, वही 50,000 करोड़ में से 200 करोड़ तेरी सैलरी, 300 करोड़ तेरी सैलरी, 400 करोड़ तेरी सैलरी, आपस में ही हो आपस में, और थोड़ा बहुत स्टैक में दिख रहा है। तो बहुत मतलब दुनिया जैसी दिख रही है ना, वैसी है नहीं। तो बिल गेट्स तो दिखाई जा रही है, वो है एब्सोल्युटली। यार आप जितने भी बिलियनर्स देख लो, सबने हाथ गंदे किए हुए हैं। इवन आपने अंबानी के साथ किनका मेंशन किया था अपना? अडानी। हमारे देश में या कहीं पर भी आपको अगर रिचेस्ट बनना है और आप ये सोच रहे हो कि आप गाय बन के बन सकते हो, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। हमारे देश में अगर बनना है तो आपको 3 चीज़ें चाहिए, और तीनों का नाम पी से शुरू होता है। पहला पी है पॉलिटिक्स, दूसरा है पॉपुलेशन, क्योंकि आपको कोई ऐसी चीज़ निकालनी पड़ेगी जिसको आप 2 साल फ्री में चलाओ, फिर 300 रुपये पर मंथ लेने लग जाओ और आपका 13,000 करोड़ बन जाएगा वहाँ से। तो दूसरी चीज़ है आपका पॉपुलेशन, और तीसरा है पावर आप बहुत तरीकों से कर सकते हो। पहला भी आपको पावर देता है, और तीसरा आप खुद का पावर बनाते हो जब बहुत तरीके से आप पैसे वैसे ये सारी चीज़ें करते हो। ये 3 चीज़ें जब तक नहीं है, आपके पास पावर नहीं है, आपके पास पॉलिटिक्स नहीं है, जब तक आपके पास पॉपुलेशन को टारगेट आप नहीं कर रहे हो, हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली आप रईस नहीं बन सकते। बिल्कुल 100% बात बोली आपने। तो ये वाली चीज़ है। हम पहले बात कर रहे थे कि दुबई के ये राजा जैसे होते हैं, ये महल में रहते हैं। तो अभी ना अवध ओझा की एक रील वायरल हुई थी जिसमें वो बोल रहे थे कि अंबानी देश के राजा हैं,
ठीक है, बेसिकली वो उनकी 1 मिनट की वो रील थी, बट उसका क्रक्स यही था कि अंबानी जो है वो देश के राजा है। ओके, आप अग्री करते हो इस बात को या नहीं? मैं इसका डायरेक्ट आंसर नहीं दूंगा, ये ऑडियंस गेस कर लेगी। पहले पावर देखते हैं कितना पावर है। मैं ऑलरेडी अपन काफी डिस्कस कर चुके हैं कितना पावरफुल है, लेकिन एक और पावर किसको कहते हैं, असली पावर किसको कहते हैं, जिससे सब वंचित हैं। एक व्यक्ति है हमारे देश में, ठीक है, वो एक दिन अचानक से चिल मारने के लिए, कोई बहुत सारी गाड़ियां उनके पास, तो वो बोलते हैं यार आज गाड़ी अपन चलाएंगे। गार्ड पीछे 4 और गाड़ियां लेके चलते हुआ था, लगे आगे 4 पीछे 4, वो अपनी बेंज लेके निकलते हैं। वापस आते आते फिर उसके बाद पता नहीं कहीं पे वो स्ट्रोल पे निकल जाते हैं, चलने के लिए निकल जाते हैं, और उतने में कहीं चाबी खो जाती है। अब वो जो कहावत है ना कि कुछ रईस ऐसे हैं कि भाई वो नीचे उठने में जितना टाइम जाएगा उतने में तो नहीं आ जाएगा। हाँ, पर ये गाड़ी उनकी फेवरेट है, तो चाबी तो नहीं मिली, ठीक है। ठीक 8 घंटे बाद उनके घर पे एक हेलीपैड है। हेलीपैड में जर्मनी से एक ऑफिशियल आता है और आके उनको उसी गाड़ी की हूबहू चाबी देता है। दिस इज द पावर विच अ पर्सन होल्ड्स। सिर्फ आपके पास पैसा है, सिर्फ आपके पास पॉपुलेशन है, नहीं, आपको पॉलिटिक्स, पावर एंड पॉलिटिक्स दोनों चाहिए। सही बोला। तो जो अपनी जेब में रखेगा वो आगे रहेगा। और अगर पावर की बात करें तो इलेक्शंस की बात तो कैसे ना करें, जो देश में इस वक्त चल भी रहे हैं। बट जैसे इलेक्शंस में ना एक जो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा उठ रहा था लोगों में, वो था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। बट वो तो सुप्रीम कोर्ट ने चलो स्क्रैप कर दिए। बट आपके हिसाब से सही थे, नहीं थे, क्या आपका क्या मानना है? इसको भी मैं दूसरे तरीके से समझा देता हूँ, लोग समझ जाएंगे, स्मार्ट होगी ऑडियंस, आई एम बिलीविंग। एक सिंपल सा चीज़ समझिए, सबको लग रहा है कि अरे हमको दिख गया 6,000 करोड़ किसने दिए, हमने 2,000 करोड़ किसने दिए। सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो पता है हमको जहाँ से आ रहा है आने दो। बट इसी बहाने मास्टर स्ट्रोक आप देखिए, बाकी लोगों को कौन कौन पैसा दे रहा है ये तो हमको पता लग जाएगा। तो बेसिकली बोल किसी और के हैं, वो जो 3 शब्द हमारे हैं, बोल कोई और है। बस तो वही है। तो बेसिकली एक बहुत बढ़िया मास्टर स्ट्रोक था टू अंडरस्टैंड कि कौन किसके साइड में है, कि हमने कितने सांप पाल के रखे हुए हैं, ताकि आने वाले समय पे उसी हिसाब से फेवर किया जाए या नहीं किया जाए, ये डिसाइड किया जाएगा। और ऐसे कुछ नाम भी सामने आ गए कि कौन इधर कर रहा है, कौन उधर कर रहा है। सो ये बेसिकली इलेक्ट्रल बॉन्ड्स वाली चीज़ थी तो सही पब्लिक लाइमलाइट के लिए भी, लेकिन सब प्लानिंग रहता है यार। यहाँ पर हमारे देश में हम लोगों को लगता है कि थिंग्स आर वेरी सिंपल स्मूथ, ऐसा कुछ नहीं है, सब प्लानिंग प्लॉटिंग है। हमने ऑलरेडी वी टॉक्ड अबाउट द रिचेस्ट पीपल इन आवर कंट्री, वहाँ पर भी वो सेम चीज़ चल रही है। आप खुद सोचो ना, टेक्निकली हम लोग इतनी मिसालें देते हैं, अबाउट नारायण मूर्ति देते हैं, अजीम प्रेमजी देते हैं, इन लोगों ने इतना बढ़िया काम किया, लेकिन ये कभी भी एकदम उस एपेक्स में मेंटेन कभी कर ही नहीं पाए, रह ही नहीं पाए। जबकि आईटी इज द मोस्ट लुक्रेटिव प्लेस, जो सबसे ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करती है, सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिलती है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है, सबसे ज़्यादा बीपीओ केपीओ सब देती है, बट स्टिल नहीं हो पाती है। तो यार विदाउट दिस थिंग तो नहीं है। एंड इलेक्ट्रल बॉन्ड्स अगेन एज आई मेंशन की वाज राइट इन अ वे। आपने ना थोड़ी देर पहले जेफ बेजोस का नाम लिया था, है ना? तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अभी कुछ साल पहले जब जेफ बेजोस आए थे, उनकी मेल मुलाकात नहीं हो पाई थी पीएम मोदी के साथ, है ना? बट उनके दर्जे के जब दूसरे लोग आते हैं, बिल गेट्स जैसे, तो उनकी मुलाकात हमेशा आसानी से हो जाती है। अब मैं ये सोचती हूँ कि क्या जेफ बेजोस और पीएम मोदी के बीच में क्या वो कोई अनसेड कोल्ड वॉर चल रही है वॉशिंगटन पोस्ट को लेके? पॉसिबल है, बिकॉज वॉशिंगटन पोस्ट पूरी तरीके से इस साइड का समर्थन नहीं करते। तो यार देखिए, पक्ष तो बने हुए रहते हैं, टीम्स बनी हुई हैं, तुम या तो हमारे हो या तो तुम नहीं हो, तुम्हारे पास कोई दूसरा आर या पार है, तो तुम हमारे साइड पे नहीं हो। तो पर जब बेजोस को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भारत मारो बोली, हम यूएस चलते हैं, बोले गरीबों से क्यों कंपेयर कर रहे हो, हम रईसों से करते हैं। जब यूएस में कोई व्यक्ति 80 रुपए स्पेंड करता है, दैट इज इक्वल टू 9 करोड़ ऑफ व्हाट जेफ बेजोस स्पेंड्स। मतलब अगर जेफ बेजोस के जेब से 9 करोड़ गिर गए आज, तो वो हमारा उन लोगों का 100 रुपए, हम लोगों का तो और ज्यादा है। उन लोगों का $1 है एक्चुअली में, और तो हमारा 100 रुपए, सॉरी, उनका तो 1 रुपए। तो जेफ बेजोस के पास इतना पैसा है। और वो अच्छा, बाय द वे, जेफ बेजोस आपने किया ना, जेफ बेजोस बड़ा इंटरेस्टिंग है। कंट्रोल करते हैं, मैंने बताया, आप सोच नहीं सकते हो कैसे कंट्रोल करते हैं वो। अब वो करने वाले हैं, मैं पहले से सतर्क कर रहा हूँ, तो बच जाना सब। तो जेफ बेजोस एक बहुत प्यारी सी चीज़ लेके आए, एलेक्सा। अब एलेक्सा की ऐसी चीज़ बताऊंगा, लोगों का दिमाग हिल जाएगा। हम तो बस वही सोचते हैं, एलेक्सा ये गाना बजाओ, भजन बजाओ, ये सब करने के लिए। इंडियंस को और काम ही क्या है, बोर हो रहे हैं तो भैया एलेक्सा खाने में आज क्या बनेगा ये सब बता दो, तो ये चलता है। अब आपने इधर एक एलेक्सा रखा, एलेक्सा का इंटरनेट भी आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। एलेक्सा के अंदर एक ट्रांसमिशन है, वो ट्रांसमिशन कनेक्ट 500 मीटर दूर पे कोई भी दूसरा एलेक्सा होगा, उसके साथ विदाउट ऑनलाइन गए भी
कनेक्ट हो सकता है और हर 500 मीटर पे ये एक अपना सिग्नल बना सकता है। इसका एक कोई टेक्निकल वर्ड है, साइंस का जो स्टूडेंट है प्लीज लिख दो यार मेरे को, वो मैं साइंस का नहीं हूँ। तो वो मान लो अपन ने इधर एलेक्सा रखा, ठीक है, अब मान लेते हैं जैसे 500 मीटर दूर पे गुड़गांव एग्जांपल लेते हैं, साइबर सिटी है, ठीक है, प्लस उधर से 500 मीटर दूर पे, उधर से फिर मैं बोलता हूँ 500 मीटर है, तो ये सारे चेन जैसे पहले कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको ध्यान से अब सुनो, मान लो इस पे इंटरनेट नहीं, उस पे इंटरनेट नहीं, उस पे इंटरनेट नहीं, उसमें किसी ना किसी में तो होगा, जिस पे भी होगा एलेक्सा के ट्रांसमिशन में इतना पावर है कि एक में भी अगर इंटरनेट है वो सबका डेटा ले सकता है। अब ये कस्टमर को नहीं जाएगा। अब इसको ऐसा सोचो कि अगर एलेक्सा 50% पॉपुलेशन के घर पे भी पहुंच गया तो बेजोस भाई को ये पता है कि आप खाते क्या हो, ऑर्डर क्या करते हो, पीते क्या हो, गाना क्या सुनते हो, प्राइम पे किस तरह की मूवी या सीरीज लाई जाए, क्या देखते हो क्या नहीं देखते हो। डेटा इज द न्यू फ्यूल एंड जेफ बेजोस हैज ऑल ऑफ इट। दूसरा छोड़ो, AWS जो सर्वर्स होते हैं, साइंस के बच्चे समझ जाएंगे, नेटफ्लिक्स का सर्वर नेटफ्लिक्स यूज करता है AWS का सर्वर, जबकि वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है Amazon प्राइम का, बट उनके पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि इतना बड़ा लोड सिर्फ AWS ही ले सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनी उसके लेती हैं। तो आप खुद सोचो, प्राइम इधर बैठ के अगर इसको इंडिया में प्लान करना है, अगर अनएथिकल होने की सोच भी लें, तो वो बोल सकते हैं अच्छा नेटफ्लिक्स पे हिंदी में ये वाले एक्टर बहुत चल रही है, ये वाले तरीके के जाए, इसी तरह के हम इधर बनाते हैं, प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, इसी तरह के हम इन हाउस सीरीज चलाएंगे। दूसरी चीज आप देखो किस तरह से बखूबी, इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, बेजोस भाई किस तरह से हम सबको हुक्ड अप कर देते हैं। पहले हम अमेजोन पे शॉपिंग करते थे, पहले 4 दिन में आ जाता था, फिर उन्होंने बोला एक काम करते हैं नॉर्मल में 8 दिन करेंगे, प्राइम में 1 दिन में कर देंगे, वन डे डिलीवरी। फिर बोले अब फिर सामने वाले को देख रहे भाई प्राइम टीवी भी देख सकते हो, नहीं टीवी नहीं था पहले, प्राइम ये था मूवीज देखो सिर्फ, ठीक है, अमेजोन प्राइम था। तो बोले यार चलो इसी के साथ अमेजोन प्राइम पे मिल रहा है, चेकआउट पे ही आ जाता था ऑटोमेटिक, तो लोगों ने अमेजोन प्राइम लिया। अब उनने बोला एक काम करते हैं अमेजोन प्राइम तो ठीक है, अब अमेजोन प्राइम पे भी लगा दो, हमारी डिलीवरी का इशू हो रहा है, अब आना उसमें भी 4 दिन बाद है, नॉर्मल लोग 10 दिन बाद, अब आएगा उसमें 4 दिन बाद। पहला चीज उधर कर लिया। फिर उन्होंने बोला चलो अपन ने प्राइम कर लिया, अब म्यूजिक, इंडिया में म्यूजिक बहुत चलता है, चलो प्राइम म्यूजिक ले आओ, इधर से इसको कनेक्ट कर दो। बोले अरे ये तो बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा लोगों को किताबें पढ़ने क्यों देंगे, हमारे सिस्टम पे रहो, ऑडिबल ले आओ, पता चलना चाहिए क्या पढ़ रहे हैं। ओ ये साइको थ्रिलर ज़्यादा पढ़ रहे हैं लोग आजकल, तो मतलब थ्रिलर सीरीज हमको प्राइम पे ज़्यादा निकालनी है, तो इनने पहले उस चीज़ को कर दिया। AWS पूरा हमने इंटीग्रेट कर दिया। ये बेसिकली इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाते जा रहे हैं, हमको पता भी नहीं चल रहा, हम इनके हाथों के कठपुतलियां बनते जा रहे हैं। डेटा का चक्कर सारा आपको पता है, गूगल को हमारे 1000 से ज़्यादा डेटा पॉइंट्स पता है, हमको जितना अपने बारे में नहीं पता गूगल को पता है। हाँ मतलब बहुत सोचने की बात है कि एकदम से कुछ भी बोल रहे हो, अगले दिन उसका ऐड देख रहे हो, क्योंकि उसका सिंपल सा है। गूगल तो नेक्स्ट लेवल एल्गोरिदम चल रहा है। आप गूगल पे से पे कर रहे हो, गूगल को एक रफ आइडिया तो पता है ना महीने में आप कितना स्पेंड करते हो, तो वो आपको पहले स्लैब सिस्टम में ले आता है, वो ये रईस पार्टी है, ये मीडियम पार्टी है, इनको ये दिखाओ, इनको वो दिखाओ। गूगल का वो हो गया, सर्च क्या कर रहे हो आपको वो दिख जाएगा। आप अगर आप ये ढूंढ रहे होगे कि भैया ये है रस्सी वस्ती ढूंढ रहे हो बार बार, तो ये आपको सुसाइडल मूवीज टाइप ही दिखाने लग जाएंगे, थ्रिलर टाइप मूवीज दिखाने लग जाएंगे। मतलब दिस इज द डेप्थ। ये सीन ये हुआ था, जैसे नॉट अमेजॉन तो फेसबुक के साथ एक बार ये हुआ था 2018 में, कैम्ब्रिज एनालिटिका का एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, इनका बहुत बड़ा केस आया था, जिसमें कि बताया गया था कि इन लोगों ने डेटा बेस दिया पॉलिटिकल कंपनीज को, ठीक है, जिसके बेसिस पे इलेक्शंस जीते जाते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस की सुनवाई में, जो प्राइवेट सुनवाई भी, मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक का मालिक है उसने एक स्टेटमेंट दिया था। अब आप लोग बताओगे ये कितना सही है, क्योंकि आप ही लोग कस्टमर हो। तो मार्क जकरबर्ग ने कांग्रेस के प्राइवेट में एक स्टेटमेंट दिया, एनीथिंग दैट इज गुड फॉर द वर्ल्ड इज नॉट गुड फॉर फेसबुक। अब आप जाके देखो, आप फेसबुक इंस्टाग्राम खोलो, सबसे ज्यादा चलेगा हेट, सबसे ज़्यादा चलेगा किसी की टांग खिंचाई करना, सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग, बिकॉज यही तो लोगों को हुक्ड अप रख रहा है। तो एनीथिंग साइकोलॉजिकली कोई भी चीज़ हुक्ड अप वाली चीज़ सही नहीं है। 2016 या 17 में फेसबुक के एक टॉप बॉडी का एक बंदा जब वहाँ से रिजाइन किया तो उसने खुद ने बोला था कि इंटरनली हमको ऐसी चीज़ बनानी पड़ती है जो लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय करे, जो ऑब्सेशन दे, एडिक्शन दे, माइंड्स को खराब करे। वो नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज भी है इसके ऊपर जिसपे इस पे बात करी गई थी। तो ये जानबूझ के इस तरह से चीज़ करो, जकरबर्ग खुद ही बोल रहा। अब इंटरेस्टिंगली आप ये देखो कि सारा हम अमेजोन की भी बात कर रहे हैं, ये सारे लोग यही चीज़ कर रहे हैं। तो मैंने जैसे एलेक्सा वाले, आपको पता थी ये वाली बात? नहीं पता थी मेरे को। तो आप वो सोचो कि
ये किस लेवल पे हम लोगों को कंट्रोल करने जा रहे हैं, सारे बिलियनर्स। मैंने इसकी बात कर लिया, आप ये देखो जकरबर्ग को सबने मजाक बनाया था, इन्हें व्हाट्सएप खरीद लिया भैया 18 करोड़ क्या पागल है, क्योंकि उसको पता था नहीं खरीदा तो कल को ये खा लेंगे, क्योंकि इन्हें देखा था ऑर्कुट के साथ क्या हुआ था। एक समय पे ऑर्कुट बहुत चलता था और फिर एकदम गायब हो गया, फेसबुक आके खा गया, क्योंकि इन्होंने टैग ऑप्शन चला दिया। इंडिया में बहुत चलता है, उनको पता है, क्योंकि इंडिया में पड़ोसी के घर पे क्या हो रहा है उसका ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो, और फेसबुक ने ऑप्शन दे दिया कि भाई देखो क्या कर रहा है पड़ोसी, घूम रहा, तुम क्यों नहीं घूम रहे, उस हिसाब से तो ये वाली चीज कर ली। फेसबुक का भी पीआर कितना स्ट्रांग है, फेसबुक ने जब मेटा अपने आप को चेंज किया, वो सबसे बड़ा फेलियर है उसका। वो मेटावर्स, आपको ध्यान है 2020 में बोलता मेटावर्स बनाएंगे, चश्मा पहन के आप पूरी दुनिया बैठो, कहाँ गया वो, कोई बात ही नहीं कर रहा। बट उन्होंने पीआर से सोचो इतना बढ़िया उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया, हमको पता, ध्यान ही नहीं दे रहे। यहाँ पर इंडिया में किसी को 2 करोड़ का भी नुकसान होता है ना किसी बिजनेस को, तो हम इतना कंधा, अरे यार ये तो क्या हो गया। वहां पे वो हजारों करोड़ों का नुकसान हो चुका है, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस थिंग। पर वो स्टेप भी क्या ले रहा था, जकरबर्ग आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा था, दिन भर मेरा चश्मा पहने रहो भाई, दिन भर पहने रहो, मैं तुम्हारे पूरे माइंड के साथ इंटीग्रेट कर रहा था एग्जैक्टली कि भाई मैं इधर ही पिज्जा हट का ऐड दिखा दूंगा तुमको, क्या टेंशन है। तो ये बेसिकली सारा गेम कंट्रोल का ही चलता है, बिकॉज दे नो कि सबसे बड़ी चीज होती है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज है आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, मैं बताता हूँ। एक बंडी फैमिली करके थी, बंडी BUNDY, बंडी फैमिली, ये वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज कहते हैं दुनिया की। सोचो लोगों को नाम भी नहीं पता, हमको सिर्फ गेट्स पता रहता है ये सब। मेरे को भी नहीं पता था। हाँ, तो बंडी फैमिली थी। एक्चुअली बोला जाता है कि दुनिया के, इंडिया के नहीं, दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े फाइनेंसियर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग्स हो गई, हेज फंड्स हो गए, इनके जो टॉप मालिक हैं ये सारे बंडी फैमिली के ही रिलेटिव्स हैं। ओके, ये सारे बड़े 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 और काफ़ी जगह पे हैं, जैसे रशियंस तो हो गए, उसके अलावा अगर आप नीदरलैंड्स की तरफ पे जाते हो और काफ़ी सारे जगह पे जाते हो यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो इनके काफ़ी सारे लोग प्रमुख जगह पे हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, सिर्फ नाम वाले नहीं है। अभी जैसे हमारे इसमें बोलते हैं ना प्रेसिडेंट सिर्फ नाम के होते हैं, करना तो दूसरों को रहता है, तो वैसे ही उनके नाम वाले नहीं है, उनके करने वाले हैं, जिसके हाथ में सब पावर होती है। तो बंडी फैमिली ने आज से 30-40 साल पहले से, अभी भी शायद कर रहे होंगे, अब डिस्क्रीट हो गए हैं थोड़े, उन्होंने लोब एक्सपेरिमेंट किया था, LOBE एक्सपेरिमेंट। सो व्हाट इज दिस लोब एक्सपेरिमेंट? हमारे ब्रेन पे एक इधर से को तो पिन डालते हैं, ठीक है, पूरा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, जिससे ये लोग ब्रेन कंट्रोल करना चाहते हैं लोगों का, जो थोड़े पागल साइंटिस्ट वाली मूवीज में माइंड कंट्रोल। सो इनने बहुत लोब एक्सपेरिमेंट किए। आपको क्या लग रहा है नेटफ्लिक्स पे स्ट्रेंजर थिंग्स और ये सब आइडियाज इनको कहाँ से आते हैं? कहीं ना कहीं रियल लाइफ एब्सोल्युटली। और ऐसा माना जाता है कि बंडीज ने ये वाली चीज करी हुई है। इनफैक्ट आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, इस दुनिया की सबसे ज्यादा एडिक्टिव चीज आफ्टर अल्कोहल इज शुगर। और छोड़नी बहुत ही नहीं छोड़ सकते हो यार आप कुछ ना कुछ फॉर्म में आपका शुगर आ ही जाएगा। हमारे देश में चाय में तो आता ही है भैया, 2 चम्मच चीनी डाल दो, उसके बाद पैन केक्स हो गया, केक्स हो गया, चॉकलेट्स हो गया, किसी भी चीज में देखो सब में डाला हुआ है। तो ये भी इन्हीं लोगों ने निकाला है। दिस इज अ वे टू एडिक्ट पीपल। ऐसी चीजों से आप एडिक्ट करो। देखो वो जो 3 इडियट्स में चतुर का था ना, खुद आगे ना बढ़ सको तो दूसरों को नीचे कर दो। तो ये शुगर एग्जैक्टली क्या कर रहा है? एवरीबडी नोज। शुगर की अगर मैं बात करूं, वो एक तो हमारे वो भाई साहब है, उनके चक्कर में सब खाना पीना बंद करवा देते। वो कौन है? हमारे फार्मर, फूड फार्मर भाई, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन उनको देखने के बाद मॉल पे जाता हूँ, पीछे लेबल देख लेता हूँ, अरे यार तो पाम ऑयल निकल गया इसमें तो शुगर निकल गया, इसमें ये निकल गया। उनके हिसाब से टेक्निकली मेरे पास बस पानी बच रहा है, उसके अलावा मैं कुछ पी नहीं पा रहा हूँ। बाहर ब्लैक कॉफी पी रहा हूँ मैं आजकल। तो अच्छी चीज़ है, लेकिन उन्होंने बात भी बिल्कुल सही कही है कि बिना बताए, अरे उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज को हिला दिया यार, तो दैट इज रियली कमेंडेबल। बट आप देखो दुनिया भर के लोगों ने हमको बोल दिया है शुगर से आपको कैंसर हो रहा है, शुगर से आपको हाइपरटेंशन हो रहा है, शुगर से डायबिटीज हो रहा है, शुगर से आपकी एज कम हो रही है, स्किन खराब हो रही है। बट हम छोड़ पा रहे हैं क्या? बस आज एक दिन हो जाए, एक पार्टी है, 2 है, वो है, रोज कहीं ना कहीं हमारा कंजम्पशन हो ही रहा है। अभी हाल फिलहाल में मैंने सुना शुगर का कि आप जब दिन में 3 स्लाइस ब्रेड के खा लेते हो, दैट इज इक्वल टू अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन के हिसाब से दिन भर का शुगर कंप्लीट हो गया। हम कौन सा सिर्फ 3 स्लाइस खाते हैं, हम उसके बाद चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, ये पीते हैं, वो पीते हैं, इसलिए हम लोग ये पी रहे हैं। ये क्या है वो अब गेस कर लो कमेंट्स में। तो ये वाला पॉइंट है। सो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू, तो Amazon AWS के थ्रू कर रहा है, बिल गेट्स तो सीधे लैंड उठा रहा है, दूसरा वैक्सीन्स में इन्वेस्ट करके, बिकॉज ही नोज दैट इज द बेस्ट वे। किसी तरह से अगर मैं किसी की बॉडी में पेनिट्रेट कर सकता हूँ वो है वैक्सीन शॉट्स ले लो। तो ये वाली चीज़ हो गई। जकरबर्ग तो भैया वो तो दुनिया स्क्रॉलिंग पे लगी पड़ी हुई है, उसको भी पता है, वो खुद नहीं करते पर पूरी दुनिया को लगा दिया स्क्रॉलिंग पे। एल्गो आप देखो, आप 4 कुत्तों को देख लो, आपके 8वीं रील तो कुत्ता ही है। मेरी पूरी फीड डॉग से भरी हुई सब है। और अचानक से आप चेंज कर रहे हो, आप अचानक से कुछ इंटेलेक्चुअल देख लो, 3-4 वीडियो
फिर आपको वही दिखेगा। तो ये जकरबर्ग ने भी पकड़ लिया है। हमारे देश में अभी तक तो तेल चलता था, तो हमारे देश के रिचर्स ने तेल पकड़ा हुआ था। अब उनको पता लग गया डेटा इज द न्यू फ्यूल, तो डेटा में चले गए। तेल एक दिन खत्म हो जाएगा तो रिन्यूएबल सोर्सेज पे आना पड़ेगा, तो दूसरी पार्टी रिन्यूएबल सोर्सेज पे चले गई है। तो ये सारे जो लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं रशिया के जो सबसे ज्यादा रईस लोग हुए क्यों हैं, रशिया के जो सबसे ज्यादा रईस लोग हुए उनको ओलिगार्क्स कहते हैं। सो ओलिगार्क्स वो लोग हैं जो वहां पर एक्चुअल में बिजनेसमैन राजा था पुतिन के आने से पहले। उनके जेब में पॉलिटिशियंस थे सारे। वो लोग बोलते थे, और उन्होंने इतने सस्ते में तेल खरीद लिया, तेल की खदानें खरीद ली। मतलब वो क्या करते थे, पॉलिटिशियंस को बोलते थे हम तुमको इलेक्शंस जिताएंगे, क्योंकि मीडिया हमारे पास है, पब्लिक हमारे पास है, पैसा हमारे पास है, पैसा फेंक तमाशा देख। जैसे हमारे इधर एक 200 रुपए का संतरा क्या होता है समझ जाएंगे लोग, वो सब दे के वो करवा लिया जाता है भीड़ इकट्ठा। वैसे इन लोगों को वो वहां पर कर लिया उन्होंने। और फिर क्या हो गया कि ओलिगार्क्स लोगों ने पूरा कंट्रोल करने लग गया। अब आप कंटेक्स्ट के लिए मैं बता दूं कि जो तेल की खदान, पूरी तेल की खदान जो करीब करीब मान लो 500 करोड़ की होनी चाहिए, एक छोटी सी खदान 500 करोड़ की होनी चाहिए, वो इनको 5 करोड़ में मिली हुई है। अरे बाप। तो आप प्रॉफिटेबिलिटी सोचो ना, तभी तो वहां पे रिच इतना है। लेकिन पुतिन आया तो पुतिन बड़े वो थे, जो सबसे ज्यादा रईस बंदा हुआ था ना, पुतिन ने बोला अभी तक जो हो गया मैं छोड़ रहा हूँ, अब नहीं चलेगा। वो बंदा उसके ईगो पे आ गया, वो पुतिन के पीछे पड़ गया। 62 के एज में उस बंदे ने अपने आप को अमेरिका में जाके गन शॉट कर लिया। रिच था क्योंकि पुतिन ने उसके पास टैक्स वालों को लगा दिया। अब तो वही सब पावर, हरामगर्दी सब भाई। तो उसने वार्निंग दी थी, हो गया, जीवन जी लिया है, पैसा जो कमा लिया मैं उस पर कुछ नहीं करूंगा। लेकिन इस बंदे को था पॉलिटिशियन हमसे ऊपर कैसे जाएगा, ये भूल गया कि भैया पुतिन ईगो टसल हो गई। बाकी बिलियनर बोले भाई हम तुम्हारे साथ है, वही तुम देख लो, हमको ये पंगे नहीं लेने। तो ये वाला बड़ा गेम हो गया था। तो उस बंदे ने जाके अपने आप को शूट कर दिया। सो ये था बहुत ही, ये ना वो चलता रहता है, कॉन्वोल्यूटेड सा चलता रहता है, पैसा, पावर, पॉलिटिक्स। इनफैक्ट मेरे को तो कितनी बारी ऐसे लगता है कि जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी अभी कि डू यू थिंक स्पिरिचुअल गुरुज आर रिच? वेरी रिच, वेरी रिच। हाउ डू दे बिकम रिच? स्पिरिचुअल गुरुज रिच बनते हैं आपके कारण, हमारे कारण, एज सिंपल एज दैट। मतलब कितना पैसा होगा? बहुत है। आई मीन विद ड्यू रिस्पेक्ट, काफी सारे स्पिरिचुअल गुरु सही भी होंगे, लेकिन ये हजारों करोड़ों की गेम होता है इनका। देखो स्पिरिचुअल गुरुज में से मैक्सिमम लोगों को तो जो उनके जमीनें मिली हैं, बहुत सारी तो गवर्नमेंट के थ्रू फ्री में मिल जाती हैं। भक्त काफ़ी सारी चीज़ें गिफ्ट कर देते हैं। आप इनका देखिए, ओशो आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल। रंजीत नाम था, राइट? उनका रजनीश। सो रजनीश जी की अगर मैं बात करूं, ओशो जी की, तो अगेन थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन ये मेरा व्यू है। ओशो वॉज अ गुड टीचर, बट मेरे हिसाब से वो स्पिरिचुअल टीचर थे नहीं। अब मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ओशो ने अपना कल्ट बहुत बनाया। भैया सोशल मीडिया जब था नहीं, तब आप 4-5 मिलियन की फॉलोइंग ऐसे बना लो, बहुत बड़ी बात है। वो टीचर इसलिए थे क्योंकि ज्ञानी बहुत थे, बहुत किताबें पढ़ी थी, बहुत घाट का पानी पिया हुआ था। अब ओशो ने एक बार, पहले तो रिच की मैं बात करूँ, उन्होंने एक बार स्टेटमेंट दी थी, आई हैव 99 रोल्स रॉयस। हाँ, दी थी। 99 रोल्स रॉयस है, किस बिजनेसमैन के पास है अदर देन अरब वालों की? छोड़ दो, वो तो सोने वाली चलाते हैं। आपके पास किसके पास है, आप बताओ? 99 रोल्स रॉयस, मतलब वो बंदा था, वो अपने नाम की सिटी बना दी भाई उन लोगों ने उधर जाके। और पूरा उनका पुणे में भी जो बहुत बड़ा सारा आश्रम है, बिल्कुल काम भी बहुत अच्छा किया। बट वाई आई थिंक कि ओशो इज अ ब्रिलियंट टीचर बट नॉट अ स्पिरिचुअल गुरु, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है जो स्पिरिचुअल होगा वो किसी स्टेज पे जाके अपनी ही सबसे बड़ी शिष्या को ऑन स्टेज पब्लिकली ह्यूमिलिएट करके ये नहीं बोलेगा कि ये तो किसी काम की नहीं थी, ये चोर थी, इसने मर्डर किया है। ऐसा हुआ था एब्सोल्युटली। आप आई थिंक उनका नाम माँ शीला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो माँ शीला उनका नाम है। गाइज आप लोग एक बार करेक्ट कर देना भैया कमेंट में अगर मैंने नाम गलत लिया हो। उन्होंने आगे आके बोला भी था काफी बाद में। हाँ, लेकिन माँ शीला स्टिल ह्यूमिलिटी रखी उन्होंने। वो जेल गई, सब कुछ करा, जल्दी उनका हो गया था, 4 साल के अंदर उनका ये सारा प्रोसेस हो गया था। तो मेरा ये सवाल सिंपल सा उठता है। और दूसरी चीज़ है, आप जितने बड़े भी स्पिरिचुअल गुरु हो, आप खुद को गॉड कहने लग गए, वहीं तो उनका फॉल हुआ था। एक्चुअली ओशो जी ने आके पब्लिकली सबको कह दिया कि अब से मेरे को भगवान बुलाओ। मैं सिर्फ ओशो नहीं हूँ, मैं भगवान ओशो हूँ, खुद से सेल्फ प्रोक्लेम। He had a fall of 2 million followers at that point of time. तब तो सोशल मीडिया नहीं था। 2 million follower in just few weeks. उनके जो कट्टर वाले थे ना, वो भी बोलने लग गए अरे ये चीज सही नहीं है। बाकी सारी प्रैक्टिसेस ओपन माइंडेड है, समझ गया, सेक्स को काफी प्रमोट करते थे। He had different practices of liberation, that was different. वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, that is also fine.
बट आप खुद को पहले भगवान बोल दिए, फिर आपने ये बोला। इंटरेस्टिंगली जब ये कोर्ट कचहरी की ये सारी चीज़ें खत्म, उसके बाद आके उन्होंने एक बार बोला भी कि यार आई वॉज इनटू इन्फ्लुएंस ऑफ सम मेडिकेशंस या साइकेडेलिक्स, जिसके चक्कर में मैंने बोला, अदरवाइज वो इतनी बुरी नहीं है। फिर अगेन क्वेश्चन आता है, जब आप इतने बड़े स्पिरिचुअल वो हैं, इतना एनलाइटमेंट है, आई कैन बी रॉन्ग, मैं पूरी तरह गलत हो सकता हूँ, लेकिन जब आप इतने स्पिरिचुअली इंक्लाइंड थे तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई आपके साथ? Now interestingly, so lately मेरे को काफ़ी सारे आश्रम्स इनवाइट करते रहते हैं. I've been into the top ashrams. In fact, after this shoot, after 5 days, I'm again going to one of the prominent ashrams. Which one? I'm going to Art of Living, Bangalore में. Nice. So I've been to Isha, I've been to Heartfulness. रामदेव जी बुला नहीं रहे भाई, वो थोड़े बिजी हैं, उनका कुछ चल रहा है एज ऑफ नाउ जब हम बात करें कुछ ऐड को लेके। बट आर्ट ऑफ लिविंग में भी कहते हैं कि बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं एकदम। मैं ये कहूँगा ज़रूर कि आश्रमों में एक्सपीरियंसेस बहुत अलग है, सबका एक कंसेप्ट बहुत अलग चलता है। रिच नॉट रिच वो तो छोड़ो इन आश्रम्स का, बट ये चीज़ है, एवरीबडी हैज़ अ प्रैक्टिस। एक आश्रम आपको इनर इंजीनियरिंग कराएंगे, एक आपको हार्टफुलनेस कराएंगे, एक आपको क्रिया सुदर्शन क्रिया करवाएंगे। एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट दिस थिंग। विद दैट बीइंग सेड, काफ़ी सारे ऐसे भी लोग आ चुके हैं इस बिजनेस में जो मतलब कुछ भी बोलेंगे, मतलब पूर्णिमा के रात के दिन काले कुत्ते को अगर आप सेव के 2 पैकेट खिला दोगे तो आपके सारे परेशानी का हल हो जाएगा। मतलब क्या लॉजिक है इस पे? मतलब हम ऐसे ही कुत्ते को खिला देंगे, ऐसा सेव नहीं खिलाएंगे, कुछ अच्छा खिलाएंगे, बट स्टिल सो ये इसको ना बहुत लोगों ने बिजनेस बना के रख लिया, एंड दैट इज एक्चुअली रॉन्ग। आई मीन आई एम नॉट सेइंग। अच्छा, मेरे को एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव ये समझ में आया, आपने कभी सोचा है कि ये इतने रिच क्यों होते हैं? स्पिरिचुअल गुरु कैसे रिच होते हैं? नॉट जस्ट बिजनेस एंगल छोड़ो, मतलब डोनेशंस भी, डोनेशंस तो होते हैं, और दूसरे साइड से देखो तो मे बी स्पिरिचुअली इनने कोई एरिया ऐसा टैप करा हुआ है कि इनको पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, मनी इज जस्ट फ्लोइंग इन। ये मेरे को किसी आश्रम वाले ने बताया, तो मैं उनका वर्जन बता रहा हूँ। क्योंकि मैं क्यूरियस रहती हूँ कि मतलब व्हाट इज द इकोनॉमी ऑफ टेम्पल्स? टेम्पल्स तो डिफरेंट बिजनेस। साउथ के टेम्पल्स आप चले जाओ यार, दिन में 100 150 करोड़ का वो निकल जा रहा है। जो चढ़ावा होता है, वो चढ़ावा देख के ऐसा लगता है कि कितना साउथ टेम्पल्स आर वेरी डैम रिच, साउथ मैरिजेस आर आल्सो वेरी रिच एंड एफ्लुएंट। बट सबसे महंगी शादी, बिकॉज शादी की बात हुई, सबसे महंगी शादी इंडियंस ने नहीं करी है। सबसे महंगी शादी अल मक्तून ने अपनी 6th वाइफ, जो एक खुद प्रिंसेस थी, 6ठी वाइफ के साथ करा था। उनने एक स्टेडियम बुक कर लिया था, जो सबसे बड़ा पोलो का स्टेडियम होता था, 20,000 लोगों का स्टेडियम कैपेसिटी थी, सबको बुलाया था। गोल्ड के थाली में खाना खाया गया है, गोल्ड से किया गया। टॉप रिचेस जो दो फैमिलीज उधर और भी हैं, अनबटून करके है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये अल मक्तून फैमिली और ये दूसरी फैमिली है, तो बुर्ज खलीफा की जो बात करें, दे वर द इनिशियल इन्वेस्टर्स। तो कितना है ये लोग, वो हैं, वो पाम बीच तो नहीं है उधर, और एक बीच है, कुछ तो भी है, उसका नाम है, उनके भी ओनर्स हैं। टॉप ऑफ द टॉप रियल एस्टेट्स के ओनर्स हैं ये लोग। वो तो खैर हमने जो पैसे की बात करी उससे समझ में आ ही रहा है कि सो दिस इज बेसिकली। तो इन अ नटशेल हमारे देश में जो काफ़ी सारे गुरुज हैं, they are rich. Some are obviously possibly because of the spiritual inclination कि इनको इतना आ रहा है donation and all those things. But some are just faking it. I don't want to name anyone, but some are just faking it, and it's okay. Let me tell you, it's a very big business and good business also. हमारे देश में मैंने बताया ना, कैरेट बहुत आसानी से लोगों का कट जाता है। आप 15 प्रवचन करो, एक ना एक सही हो जाएगा। या वैसे ना, ये हमारा चैनल बहुत ज़्यादा यंग लोग देखते हैं, और यंग लोगों की ना सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट। और आज के टाइम पे ना, एक तो हर कोई उठ के इन्फ्लुएंसर बन चुका है, राइट? तो ये भी नहीं समझ आता कि किसकी बात सुने और किसकी बात ना सुने, है ना? तो ऐसे में क्या आप ऐसी बेस्ट इन्वेस्टमेंट टिप्स देना चाहोगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 ब्रैकेट्स में इसको बाइफिकेट करूं कि एक इंसान अगर 10,000 रुपये उसका सैलरी ब्रैकेट है, तो उसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होंगे? और अगर एक इंसान 30 to 40K के बीच में, 30 से 40,000 रुपये के बीच में कमा रहा है, तो उसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट टिप्स होंगे? तो यार 10,000 है तो भाई आपके लिए तो सर्वाइवल ही सबसे पहला क्वेश्चन है। तो अभी डिपेंड करता है कौन सी सिटी। दिल्ली में तो आप डिप्रेस हो जाओगे 10,000 में। तो अगर टायर 2 सिटी है, दैट इज़ फाइन। तो हम इसको ना 2 अलग ब्रैकेट कर लेते हैं। बेटर इज एक 10 to 20,000 और एक 1 लाख कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा काफ़ी सारे मेट्रोज में दैट इज व्हाट पीपल डू। 50,000 to 1 लाख, 50,000 to 1 लाख कर लेते हैं, एंड 10 to 20,000 कर लेते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले जिसका 10 से 20,000 है ना, उसको सबसे पहले अपने सर्वाइवल पे ध्यान देना है, क्योंकि आप अपने सर्वाइवल पे ही ध्यान नहीं दोगे। एंड 10 से 20,000 वाले को क्रेडिट कार्ड कतई नहीं लेना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट थिंग। मिल रहा है तो भी मत, तो भी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज क्रेडिट कार्ड सिर्फ उसी के लिए है जिसको क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है।
क्रेडिट कार्ड उसी के लिए जिसको क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स वो सिर्फ इसलिए रख रहा है कि मेरा अभी पेमेंट्स हो जाए, मेरे को कुछ एड ऑन्स मिल जाए, मेरे सारी चीज़ हो जाए, बट मंथ एंड में मैं इंस्टेंटली, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फ्लॉ होता है एक डिफॉल्ट, और वो आप इंटरेस्ट ही देते रहोगे, इतना इंटरेस्ट दोगे कि भाई आप खुद परेशान हो जाओगे। तो पहली बात तो वो, और क्रेडिट कार्ड वाले चाहते ही है कि आप उस लूप में फंस जाओ, तो वो तो आपको फोन करके हेलो सर ये कार्ड है वो कार्ड है मत लो, ठीक है। तो 20,000 जिस बंदे का है, मैं हाइपोथेटिकली एज्यूम करता हूँ बैचलर है और वो 10,000 रुपये बचा लेता है, तो आप अगर 20,000 कमा रहे हो, इसका मतलब आपने करियर की स्टार्ट ही करी है, तो आपके पास सबसे बढ़िया एडवांटेज ये है कि आप रिस्क ले सकते हो। तो उस 10,000 को सबसे पहले एक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक कहावत कही थी, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ विच इज गोइंग टू पे यू द हाईएस्ट डिविडेंड्स। 5,000 खुद पे लगाओ। अब खुद पे लगाओ का मतलब ये नहीं ड्रेस व्रेस खरीदो, नहीं, कोर्सेज ले लो, कोर्सेज ले लो, इफ नॉट कोर्सेज आजकल फ्री में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करो। अगर आपको यूट्यूब पे भी व्यू करना है तो यूट्यूब प्रीमियम ले लो, इसके लिए यूट्यूब ने कोई पैसा नहीं दिया बोलने के लिए, बट प्रीमियम ले लो ताकि आप सीमलेसली देखो, बार बार आपको ऐड देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। इससे हम जैसे चैनल्स का थोड़ा कमाई कम हो जाएगा, बट ठीक है, ये आप लोगों के लिए है। तो पहली चीज़ है आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, आप बुक्स, फिजिकल बुक्स खरीद लो। आप अगर वो 5,000 करके आपने 3 महीने बचा लिए, 4 महीने, ट्रेन से ट्रैवल टू अ न्यू प्लेस, न्यू डेस्टिनेशन इन इंडिया इटसेल्फ, आप वहाँ पर काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। आप जब सिंगल ट्रैवल करते हो तो आपको बहुत चीज़ें पता लगती है, मैनेजमेंट कैसे करना है, लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। आई विल टेल यू, Tier 1 Tier 2 सिटी में भी जो है, मैं कहूँगा 1-2 बार, आप बाहर नहीं जा सकते, इट्स ओके, आप 1-2 बार ना दिल्ली मुंबई का राउंड मारो और वहाँ पे 2-3 दिन रुको, घूमो, एंड देन यू विल सी हाउ फास्ट पेस लाइफ वर्क्स। यहाँ मतलब आई विल टेल यू कि मुंबई में जब मैं रुका काफ़ी साल, तो उसने काफ़ी हेल्प करी। मेरे को जगह पसंद नहीं आई, बट उसने हेल्प बहुत करी। हेल्प इन द सेंस, मैं आपको एक सिंपल सा किस्सा बताता हूँ। लोकल से मैं बहुत ट्रैवल किया हूँ, एंड मैं कह सकता हूँ मैं दुनिया की कोई भी ट्रेन चढ़ सकता हूँ, बिकॉज मैं फास्ट लोकल 7 बजे शाम के दादर से मैं फास्ट लोकल चढ़ता था। आधी बॉडी अंदर, आधी बाहर, ऊपर से कंधों से सबका फ्रेगनेंस आ रहा है, सब स्कूल कॉलेज से आ रहे हैं, तो वो एक अलग चल रहा है, ठीक है। और उसमें अपन घुस जाते थे, और उसका एक ट्रिक भी रहता था। उसका ट्रिक ये रहता था, आपकी स्टेशन अगर 2 बार बाद है तो आप अभी खड़े हो जाओ, तो वो आपको पुश आता रहेगा, तो बाय द सेकंड स्टेशन आप निकल जाओगे। ये सिंपल सा ट्रिक है, बहुत पता होगा मुंबई वासियों को। और मुंबई के चक्कर में ही मैंने आज तक अपना वॉलेट में आगे रखता हूँ, और मुंबई के चक्कर में मुंबई जाते मेरा बैग आगे आ जाता है, तो वो मुंबईकर्स वुड रिलेट। तो आप एक बार जाओ, यू सी कि क्या फास्ट पेस है, क्या डेडलाइन ओरिएंटेशन होता है, दुनियादारी सारी। और वहाँ का किस्सा ये था कि मैं फास्ट लोकल पे चढ़ा हुआ हूँ, अब मेरे को चढ़ना था स्लो लोकल, क्योंकि स्लो लोकल ही कुछ स्टॉप उतरती है, फास्ट लोकल नहीं रुकती है। और मैं चढ़ गया। अब वो शाहरुख वाला सीन हुआ है, रावण वाला, वो चल रहा है, और मेरे को कूदना ही था क्योंकि मैं लेट हो जाता, मेरे को बहुत लेट हो रहा था, और मैं कूदा और पाँव थोड़ा छीला, ठीक है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं किसी को डिस्क्लेमर कोई मत करना, ये कहा। 2 बंदे आए, उनने बस चेक किया मैं जिंदा हूँ कि नहीं, बोला जिंदा, बोला हाँ, चले गए। किसी को टाइम ही नहीं है, बस वो ये चेक करना है मैं जिंदा हूँ, ऐसा नहीं भैया उठा लो, मैं खुद ही उठ रहा हूँ। बस मुंबई सो फास्ट एंड एवरीबडी इज सो बिजी। सेम विद दिल्ली में भी यही चीज़ है। दिल्ली में तो 2 लात और मार के जाएंगे, वो बात अलग है, चलती है वहाँ पे अलग, हाँ वो अलग चलती है। और दिल्ली और मुंबई वालों को तो अलग ही भसड़ चलती है, तो वो वाली चीज़ हो गई। तो मुंबई दिल्ली में आपको ये एक अलग होराइजन, एक अलग दुनिया। अगर Tier 2 सिटीज़ में हो, Tier 3, एक बार आओ, देखो, रुको मत, देखो, ये वाली चीज़ है। नाउ कमिंग टू क्विक 3 वेज जिससे कि इनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पहला, आप बुक्स पे इन्वेस्ट करोगे जिसका 20,000 का सैलरी है। दूसरा, आप करोगे अपने, अगर आपके पास थोड़ा सा भी बच जाता है तो 2-1,000 हर महीने FD में डालो। FD इन्फ्लेशन को बीट नहीं करेगा। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई होती है, महंगाई 6.5% से बढ़ रहा है। FD भी नेट आपको 6.5%, 6.5% ही देने वाला है। 6.5% में आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन इसका एक बहुत सिंपल सा साइकोलॉजिकल लॉजिक है। क्यों? क्योंकि ये तो आप भी रिलेट करेंगे, विमेन सारी रिलेट कर लेंगी, गर्ल्स सारी रिलेट करेंगी। आपकी सैलरी आती है, आपने आज 10,000 रुपये बचा है, ठीक है, और आपने उसको नॉर्मल सेविंग में रखा है कि मेरे पास बचे हुए हैं। फिर अचानक से ना अमेजॉन के जेफ भैया जिनको कंट्रोल करना है, वो एक बिग बिलियन सेल लेके आ जाएंगे, और वो अचानक से आप अगले दिन देखोगे वो 10,000 कहाँ गायब होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। पर फिक्स डिपॉजिट में होगा ना, तो आप अपने साइकोलॉजिकल बैरियर लगा रहे हो, अरे यार उसको तोड़ना पड़ेगा, कौन करेगा। तो अब बहुत अर्जेंट होगा कि मेरे को वो पावर बैंक लेना ही है, वरना मेरा काम रुक जाएगा, या वो मोबाइल लेना ही है कि मेरा कंटेंट का काम रुक जाएगा, तभी आप लोगे। तो ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर, इस तरह से आपको खुद वो बैरियर्स बनाने पड़ेंगे। सो दैट इज द सेकेंड थिंग विच यू डू। और 1-2 हज़ार ना मैं कहूँगा ट्राई करने के लिए स्टॉक मार्केट पे आओ, 1-2 हज़ार, दैट्स इट। उसमें आप बोलोगे कि हम म्यूचुअल फंड करें, हम खुद करें। अगर आपकी एज 25 से कम है तो आप रिस्क ले सकते हो। 2-3 हज़ार का रिस्क इतना बड़ा है नहीं, क्योंकि अभी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। आप एक्सप्लोर करो। अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं समझ में आ रहे हैं हिट एंड ट्रायल करके, तो आप सिंपल सा म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओ। अगर आप मैं बहुत सिंपल सा, आपके जितने भी व्यूअर्स उनको अगर
एंड ऑफ देयर लाइफ करोड़पति होके मल्टी करोड़पति बनना है, एक बहुत सिंपल सा रीजन, बहुत सिंपल सा मैथ्स देता हूँ। 25 लाख रुपए जो आज के समय पे जमा करना, अगर मेहनत करोगे, मजदूरी करोगे अच्छे से, तो मुश्किल नहीं है। 25 लाख रुपए जल्दी से जल्दी जमा कर लो। और अगर आप सही में उतने बेसिस में हल्का पुल्का स्टॉक मार्केट भी सीख गए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर महीने का 50% बनाना है, साल भर का आपको सिर्फ 25% बनाना है, सिर्फ भी ज्यादा होता है, बट स्टिल आई एम सेइंग, क्योंकि यार यूट्यूब पे जाओगे तो तुम हर दिन का 100% बन रहा है लोगों का, तो मैं तो इधर साल का 25% बोल रहा हूँ। साल का अगर आप 25% बनाते हो, 25 लाख रुपए, बाय द टाइम यू रिटायर यू हैव 60 करोड़ रुपीज, आपको कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो कंपाउंडिंग ऐसी चीज है ना, आप जितने जल्दी शुरू कर दोगे उतना ज्यादा बड़ा रिटर्न आपको एब्सोल्युटली। 10,000 रुपए जब आज आप मान लो 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फिर कल 2,000। अच्छा, और बहुत लोगों को ना इन्फ्लेशन समझ में नहीं आता, बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ, ये क्या इन्फ्लेशन 6.5%, ये नहीं समझा, बहुत सिंपल सा है। दिल्ली में सबसे फेवरेट चीज जो सब खाते हैं दो है, एक तो मोमो है, मोमोज, और दूसरा बताइए, बिरयानी। बिरयानी तो है, वो तो हैदराबाद की और है, आप और गेस करो। छोले भटूरे। छोले भटूरे। अब मैं बताता हूँ, दिल्ली में मैं जब पहले आता था तो छोले भटूरे मेरे को 20 रुपए के भी मिलते थे, 15-20 रुपए के। मैंने खुद खाए हैं 20-20 रुपए, 15-20 रुपए के, ठीक है। आज आप जाओ एटलीस्ट 60 रुपए, 60-70, ये मैं 120 देती हूँ आज मैं 60 तो बोल रहा हूँ वर्स्ट, मतलब ठीक है, एकदम साइड से ठेले से उठा के मैं खा रहे हैं 60, और नॉर्मल 100-120, ठीक है। तो यही तो है महंगाई। अब जस्ट इमेजिन करो, आपने उस टाइम पे, आज से 8 साल पहले, कोई 15 रुपए का है, मैं आज ना 20 रुपए अपने बचा के रखती हूँ। आज से मैं 6-7 साल बाद जिस दिन मेरे को इच्छा होगी मैं छोले भटूरे खाऊंगी, आप जाओगे, छोले का भटूरा भी नहीं मिलेगा ना छोले मिलेंगे आपको 20 रुपए में। दिस इज महंगाई। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को बताया, आपके व्यूअर्स को। तो ये महंगाई आपको दिखती नहीं है, पर ये होती है। तो इसी को बीट करना है। तो आज अगर आप सोचते हो कि नहीं, मेरे को कहीं पर भी लगाने से डर लग रहा है, मैं अपने सेविंग्स अकाउंट में रखूंगा, रखूंगी, तो वेस्ट हो रहा है, एग्जैक्टली मनी इनफैक्ट। तो यही चीज हो रही है। फिर आप बाद में यही लोग होंगे जो बाहर यार ये मकान मैंने देखा था दिल्ली में एक बार 50 लाख का था, यार आज 4 करोड़ का हो गया, यार मैं काश ले लेता। काश का प्रोसेस। अब वो बोलेंगे चलो मैं 4 करोड़ जमा करता हूँ, 10 साल बाद वो 10-20 करोड़ हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। यही तो महंगाई है, और ये महंगाई रुकने नहीं वाली है। भारत में 6.5% से चढ़ रही है। तो वही है। तो आप 20,000 रुपए आपका है, तो 3 चीज़ें हैं, आप बुक्स में इन्वेस्ट करोगे, आप एफडी में करोगे, और आपका नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कुछ समझ में है तो म्यूचुअल फंड। अब जिसके 50,000 से 1 लाख रुपए सैलरी है, अब वो आप थोड़े रिस्क की साथ थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है, आपके पास 50,000 रुपये बच सकते हैं, सारे खर्चा पानी करना है, 50-60,000 रुपये बच रहे हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप रिट्स REITs करके एक ऑप्शन होता है। रियल एस्टेट आप ओन नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं है, आप फ्रैक्शनल रियल एस्टेट ओन कर सकते हो। ओके। हाँ, जिस तरह शेयर्स खरीदे जाते हैं, आप 10-10 हज़ार में किसी पोर्शन ले सकते हो। जैसे मान लो अगर गुड़गांव में कोई बहुत बड़ा ऑफिस है, उस ऑफिस स्पेस का एक छोटा सा पार्ट 10,000 रुपये में ले सकते हो। रिट्स इज बेसिकली अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट। आप रिट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर लो। अगर फिक्स डिपॉजिट में नहीं करना, बॉन्ड्स आपको 8 से 12% का रिटर्न दे देंगे। तो आप बॉन्ड्स में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, गवर्नमेंट में तो नहीं कर सकते, हाँ गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट वाले में 1-2 लाख रुपए लगते हैं, बट हाँ आजकल डेमोक्रेटाइज हो गए हैं बॉन्ड्स। पहले सिर्फ जिसके पास 2 लाख रुपए एक बार में डालेगा वही कर सकता है, लेकिन अब कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आप 10-10, जैसे आई एम माई सेल्फ इन इन्वेस्टर इन अ कंपनी बट आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट, तो वहाँ पर भी 10-10 हज़ार में हो जाता है, बॉन्ड्स खरीद सकते हो। तीसरी चीज़ है, आप क्या कर सकते हो, अगेन शेयर मार्केट में अगर आप आते हो, आपकी एज अगर कम है तो आप थोड़ी बहुत स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टिंग कर सकते हो। स्मॉल कैप मतलब छोटी कंपनी जो बाद में चल के रिलायंस बन सकती है, विप्रो बन सकती है, इन्फोसिस बन सकती है, तो आप तब रिस्क ले सकते हो। क्योंकि क्या होता है, एक सिंपल सी एग्जाम्पल लीजिए, एक 6 फुट का आदमी अगर हो गया है, उसको 7 फुट होने में ना बहुत डाउटफुल है। लेकिन अगर उसकी ग्रोइंग एज है, 15 साल का बच्चा है, 14 साल का बच्चा है, जिसकी हाइट लेट्स से 5 फुट है, तो उसके पास पोटेंशियल है अभी कि ही कैन गो टिल 6 फीट 7 फीट। तो हमेशा जो छोटा घोड़ा होता है उस पर रिस्क बहुत है, हो सकता है अटक जाए, बट अगर वो चढ़ेगा तो आपको रिटर्न ज्यादा देगा। तो स्मॉल कैप आपको 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी का सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट था वो टाइटन था। 2002-2003 के पास में 15 करोड़ रुपए उन्होंने उसमें लगाए थे, और वही 15,000 करोड़ बना। बट पॉइंट है 30 साल तक होल्ड किया है, वो स्मॉल कैप मीडियम कैप था, उधर से उन्होंने उठा के इस चीज़ को किया है। तो ये चीज़ है, तो आप उसमें स्मॉल कैप पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड फाइनली थोड़ा थोड़ा अगर आप जब सेव करने लग जाओ और आपकी सैलरीज जैसे बढ़ती जा रही है, मैं आज भी कहूँगा डिबेटेबल है, बोलते हैं रियल एस्टेट मत लो कुछ नहीं ना, आप वो ले लो, लैंड ज़रूर लो, बिकॉज भारत में एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, और उसको कहते हैं पॉपुलेशन, और वो कभी नहीं रुकने वाली, वो तो बढ़ी रही है। एग्जैक्टली तो डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम हो रही, लैंड तो लिमिटेड है ना, क्योंकि 70% तो दुनिया पानी से कवर है, 70-75%, तो ये वाली चीज़। रखो एब्सोल्युटली। ग्रेट टिप्स। हाँ,
और इसके अलावा अगर जैसे अभी स्टॉक्स की बात हो रही थी, तो इवन तो मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाऊंगी यहाँ पे, बट मैं पूछना ज़रूर चाहूँगी। तो जैसे बहुत सारे यंग लोग जो होते हैं ना, वो अभी उस प्रोसेस में है कि जॉब मिलेगी, तो इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं। तो इंटरव्यूज़ पे ना एक कहानी, एक सपना दिखाते हैं लोग, वो होता है CTC का, ठीक है, बड़ा उल्लू बनाते हैं। और फिर आ जाते हैं हम रियलिटी पे जो होती है इन हैंड, ठीक है। तो CTC ये दिखाई है और इन हैंड ये आई है, और वो जो डिफरेंस होता है ना, उसी में ही मतलब निकल जाता है उसको वो अब्जॉर्ब करने में कि क्या हुआ है। Correct. तो ऐसे में यंग लोग क्या चीजें अपने दिमाग में रखें, लाइक सबसे पहले तो यार ये CTC सबसे बड़ा जुमला हमारे देश में। आई एम अहमदाबाद के डोमेस्टिक का हाईएस्ट पैकेज जो एक बंदे का लगा 47 लाख था जब उसको CTC था, ठीक है, बंदा खुश हुआ। 47 अगर आप देखो तो एक आम आदमी क्या कैलकुलेट करता है कि यार महीने के तो मेरे 3.5-4 लाख तो रुपए बनने, 4 लाख तो बन ही रहे हैं एक तरीके से, 4 लाख कहीं नहीं जा रहे। अब उसने CTC तोड़ा, तो CTC तोड़ के पता लगा कि भैया 7 लाख है आपका परफॉर्मेंस बोनस, वेरिएबल है जो साल के एंड में मिलेगा। साल के एंड में और वो भी कितना मिलेगा वो भी डिपेंड आपके परफॉर्मेंस प्लस कंपनी परफॉर्म कर रही है कि नहीं, उस पे क्लॉज है। कंपनी अगर रिसेशन आ गया तो नहीं मिलना है। 7 लाख उसका गया है, 2 लाख ज्वाइनिंग बोनस है, वो एक साथ मिलेगा। तो वो बेसिकली आपके हर साल वो वाला पैकेज नहीं चल रहा, ठीक है। उसके बाद आपका PF भी उसी पे लगा दिया। फिर इन लोगों ने इतने 4-5 चीजें काट पीट के, परफॉर्मेंस बोनस, दिवाली बोनस, रिटेंशन, ESOPs, अगर आप 4 साल तक टिके रहे तो इतने आपको ESOPs मिलेंगे। कट पिट के उस बंदे का पैकेज 22 लाख का बन रहा था इन हैंड। तो ऑन पेपर तो भैया 47 लाख हाईएस्ट पैकेज डोमेस्टिक, और ये कितना बना, 22 लाख हाथ में आ रहा है। तो बंदे ने 4 लाख का सपना देखा होगा, 4 लाख महीने के आ रहे हैं, ऑडी उठा लेंगे, मर्सिडीज उठा लेंगे, 2-4 शेख से कम है क्या हम। और इधर देखा होगा कि यार ये तो CTC तो बड़ा जुमला है। तो जॉब जो लोग बंदे ढूंढ रहे हैं ना, उनको एक सिंपल से कहूंगा, आप अपनी पहले प्रायोरिटी सोचो आपका क्या है। अगर पैसा है तो सामने वाले HR से पहले बात करते करते इन हैंड पूछ लो। इट शुड नॉट बी लाइक कि आपको 10 लाख का पैकेज बोला गया, इन हैंड कुछ और अगर सिर्फ पैसा मिल रहा है। हाँ, बट मैं कहूँगा ना, अगर पैसा मीडियम भी हो, प्रोफाइल अच्छी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्टूडेंट सबसे ज्यादा इसी चीज पे भटक रहे हैं। वो क्या करते हैं, और हमारी ना एक बायस होता है, आपने अगर 4 साल किसी करियर में लगा दिया ना, आपकी इच्छा भी होगी, आप शिफ्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? दूसरे करियर में वापस स्टार्ट करना है, बेसिक सैलरी से होगा, फिर ग्रो करना है, चले ना चले, उधर कंपटीशन बढ़ गया, 10 चीजें हो गई। बहुत कम लोग पिवट कर पाते हैं। चेतन भगत कर पाए थे पिवट, क्योंकि वो उधर से सीधे लेखक ही बन गए इन्वेस्टमेंट बैंक से। तो बहुत कम लोग पिवट कर पाते थे, तो नहीं कर पाते। तो आप स्टार्टिंग से ही प्रोफाइल पे ज्यादा फोकस करो। अगर आपका एम है कि भाई मैं आगे चल के CEO बनूंगा, HR वाले, आप फिर स्टैटिस्टिक देखो, HR वाले CEO नहीं बनते, बहुत रेयर बने। तो भैया आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज में जाके HR पे बनोगे, चांसेस ऑफ यू बिकमिंग वाइस प्रेसिडेंट इज हायर, बट आप CEO नहीं बनोगे। CEO यूजुअली अगर आप स्टैटिस्टिकली चेक करोगे, या तो फाइनेंस या तो सेल्स एंड मार्केटिंग साइड के होते हैं। ये 2 हैं। सेल्स बिकॉज वो इंजन हो जाते हैं किसी भी चीज की, जो बिकता है वही बंदा आगे चलाएगा किसी भी कंपनी को। तो सेल्स वालों को गालियां भी सबसे ज्यादा पड़ती है, रिस्पेक्ट भी मिलती है, रिस्क वाला चीज है। एग्जैक्टली, वो उस हिसाब से। तो आप अगर वो हो कि भाई मैं अपने दम पे खेलना चाहता हूँ या चाहती हूँ मैं, और आपको लगता है मेरे कन्विंसिंग स्किल्स बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन, तो आप सेल्स में जाओ। सेल्स में अगर आपके पास कैप नहीं है, आप बेसिक सैलरी से ज्यादा आप सेल्स में कमा लोगे, कमीशन भी होती है, कमीशन हो जाते हैं। देन अगर आप बोलते हो कि मेरा एनालिटिकल माइंड, रेशनल माइंड बहुत बढ़िया है, तो आप ऑपरेशंस पे जाओ, आप टेक्निकल बैकग्राउंड पे जाओ। अगर आप बोल रहे हो कि भाई मेरे को अपना एक स्टार्टअप ही बनाना है लेकिन अभी डर लग रहा है, तो आप मल्टीनेशनल में काम क्यों करने जा रहे हो? सिर्फ पैसा मिलेगा वहां पर, एक्सपोजर अलग होगा। आप काइंड ऑफ बडिंग स्टार्टअप जाओ, जिनने अभी अभी फंडिंग रेज करी है, वो आपको पैसा भी देंगे, थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे देंगे, लेकिन आपको पता तो चलेगा कि अच्छा स्टार्टअप ऐसे ग्रो करना है, क्योंकि वहां पर आप ग्राउंड से रियलिटी रहोगे। आप MNC पे जाओगे, हो सकता है आपको बेंच पे बिठा दे, ऐसे प्रोफाइल पे डाल दे जहां से आपका बाकियों से इंटरेक्शन नहीं है, तो आपको मजा बहुत आएगा। एंड लेट मी टेल यू, जॉब का सबसे बेकार चीज़ है, वो एक ना ड्रग देते हैं, उसको कहते हैं मंथली सैलरी। और वो जो कंफर्ट है ना, उसके बाद आप सोचोगे यार करना तो है, बट वो फिर एक डर भी आ जाता है, यार हर के एंड में पैसा नहीं आएगा, बोनस नहीं आएगा। इस चक्कर में आधे लोगों के ड्रीम शैटर हो जाते हैं। तो जॉब ऑलवेज गिव्स यू द ड्रग जिससे आप एडिक्टेड हो। सबसे बड़ा ड्रग आपको वो ओनर दे रहा है जो खुद 1000 करोड़ कमाएगा, लेकिन ये वाली चीज़ कराएगा। बट दैट बीइंग सेड, मैं यूथ के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है सबको बिजनेस करना है। आजकल ये भी फाट चल रहा है ना, अरे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा करके, तो लोगों ने बस वो कर लिया भाई मेरे को, और वो रणवीर का डायलॉग है, मेरे को उड़ना है, घूमना है, फिरना है, पता नहीं क्या क्या करना है, दौड़ना है, बस हाँ, बट रुकना नहीं है। ये सब डायलॉग बाजी के चक्कर में हर बंदा अब एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। हर बंदा एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, बहुत सारे ये होते हैं, और हमने आज बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की बात करी है कि कितने फैक्टर्स होते हैं जो प्ले में आते हैं, जो हेल्प करते हैं। तो आप पहले वो सारी चीज़ें देखो। जकरबर्ग, फेसबुक का मालिक,
अगर वो फेल भी हो जाता तो उसके घर पे बेंज आ जाती, मर्सिडीज बेंज उसके घर वालों की तरफ से। बिल गेट्स अगर फेल भी हो जाता तो आज यूएस का टॉप लॉयर बन के रहता वहाँ पे। तो आप ये चीज़ समझो। हाँ, स्टीव जॉब्स वॉज अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन फिर स्टीव जॉब्स तो भारत भी आए थे स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ, नीम करोली बाबा के पास गए थे। और स्टीव जॉब्स ने स्टार्टिंग ऑफ द करियर में बहुत ज़्यादा साइकेडेलिक्स और ड्रग्स लिए थे। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप लोग भी ड्रग्स लेने लग जाओगे। तो पॉइंट ये है कि सबके फैक्टर, सबकी चीज़ें अलग रहती हैं। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभार ना बहुतों के लिए जॉब करना सही है, इट इज़ नॉट बैड। तो अपने आप को ना, मैं पहला बंदा होऊंगा, यूजुअली आजकल ट्रेंड है सोशल मीडिया में, अरे बिजनेस क्रिएटर ये भाई, हाँ 9 to 7, पहले 9 to 5 तो कुछ होता ही नहीं, 9 to 9 होता है आजकल। तो 9 to 5 जॉब क्या करना, ये करना है। द रियलिटी इज इट इज़ नॉट बैड। अगर आपके घर वालों के लिए 2 वक्त की रोटी आ रही है, एक छत मिल रहा है, यू आर फार फार बेटर देन। क्योंकि बिजनेसमैन तो वो बंदा भी है जो एक टपरी पे चाय चला रहा है, जो अचानक से कोविड आ जाता है तो उसका 1-2 साल तक कोई आमदनी नहीं है, बिल्कुल, वो भी एक बिजनेसमैन है। और बिजनेसमैन अंबानी भी है। तो आपको ट्राई करना है, बिल्कुल करो, बट जस्ट बिकॉज एक क्रेज चल रहा है ना कि हर बंदा एंटरप्रेन्योर बन रहा है, कोई जरूरत नहीं है। तो उस ट्रेन पे नहीं चढ़ना चाहिए, बिल्कुल मत छोड़ो। आप अपनी बढ़िया गाड़ी यार, तो अब तो और एग्जाम्पल हो गए, नडेला साहब हो गए, सुंदर पिचाई साहब हो गए, ये लोग भी कहाँ पहुंचे हैं। सुंदर पिचाई तो बिलियनर स्टेटस में आने वाले हैं, 1000 करोड़ तो ये भी कमा रहे हैं। बिल्कुल, जो भी करो उसमें बेस्ट करो। और इसका, और आज के टाइम पे ना, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी एंड मीडिया, आज के टाइम पे आप कोई भी लाइन में बेस्ट बनोगे ना, आप कमा सकते हो। आज आप खुद सोचो, एक सिंपल एक लास्ट एग्जाम्पल देता हूँ। आज से 15 साल पहले, इसको थोड़ा और पीछे चले जाते हैं, आज से 50 साल पहले रईस लोग हंसते थे एक प्रोफेशन पे, उसको कहते थे एक्टिंग। रईस लोग पैसे तब नहीं फेंकते थे कि अरे भैया क्या चीज है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 30-20 साल पहले लोगों को ये पासा पलट गया, जो देखने जा रहे थे उनसे ज्यादा रईस ये लोग हो गए, ठीक है। 15 साल पहले कोई नहीं कह सकता था कि कॉमेडी करने वाले को साइड रोल के अलावा कुछ हो सकता है। फिर आए कपिल शर्मा, 30 करोड़ किसे गए थे कॉमेडी से, उन्होंने उससे भी ज्यादा कमाया। बट वो हमारे यूट्यूब में देख लीजिए, किसी ने नहीं सोचा था कि एक सेलफोन लेके अपने आप को 4 कैरेक्टर प्ले करके कोई बंदा बड़ा बन सकता है। बट कितने सारे यूट्यूब क्रिएटर्स बने हुए हैं। भुवन बाम प्रोडक्शन हाउस खोले, जाकिर भाई, बिल्कुल आप खुद देखिए कितने सारे। तो पॉइंट है आज, अरे ये चलो कूल हो गई, तो कंटेंट है। मैंने एंटरप्रेन्योर भी एग्जांपल दे दिया, बिजनेस भी दे दिया, हर फील्ड में। और वड़ा पाव तो बोलो मत यार, आपके इधर तो वो जब देखो दुनिया भर में क्या चल रहा है, हर तीसरे दिन झगड़ा चल रहा है, वो टपरी चल रही है, आप लोगों को पता है वो कौन है। बट नहीं, अब होगा यार, बट इतना तो मैं यही कह रहा हूँ कि वड़ा पाव से लेके चाय वाले से लेके लेवल सबके निकल रहे हैं, लेवल सबके निकलेंगे। हाँ ये बिल्कुल है, तो लेवल तो सबके निकल रहे। तो वही है, बस जिसमें भी हो आप उसमें अपना बेस्ट करने की कोशिश करो। और मेरा पूरा विश्वास है कि आज के समय पे इट्स नॉट जस्ट अबाउट एजुकेशन, क्योंकि आप एक दिन बिल गेट्स को भी चाय पिला के फेमस हो सकते हो। बिल्कुल सही बात है। और इस पे एक बहुत कॉमन डायलॉग बहुत लोग कमेंट करते हैं, ले डैश कर दिया तुम्हारी डिग्री पे। तो ये भी बहुत चलता है और ये सच भी है वैसे। तो वही पॉइंट है, बी द बेस्ट इन व्हाटएवर यू ट्राई टू डू। फेयर एडवाइस। एंड अगर आपके हिसाब से इफ यू हैव टू नेम 3 स्टार्टअप्स दैट आर डूइंग रियली वेल, आई वुड से, यार मैं अपनी कंपनीज के नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो थोड़ा प्रमोशन हो जाएगा। तो अगर मैं टेक्निकली बोलूँ तो सी, Amazon फ्लिपकार्ट को टक्कर जरूर दे रही है, बट फ्लिपकार्ट इज स्टिल डूइंग डिसेंट इन दैट स्पेस। बिकॉज नंबर 2 पे अगर मैं काउंट करूंगा, स्नैपडील को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट इज स्टिल ट्राइंग टू मैनेज फ्यू थिंग्स। ठीक है यार, वो कस्टमर रिव्यू और ये सारे इश्यूज होते हैं। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग है और कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, ये मेरे को लगता है देवयानी इंटरनेशनल्स। अब स्टार्टअप तो नहीं रहा, बट बहुत लोगों को पता नहीं है देवयानी क्या करती है। तो ये जितने भी आप पिज्जा हट और ये सब खाते हैं ना, ये सब इन्हीं के आउटलेट्स हैं। They have multiple outlets. If I'm not wrong, हाँ, कोस्टा भी वही देखते हैं, कोस्टा कॉफी सब है। तो देखो पीछे वाला पता नहीं चलने दे रहा है ना। मैं बाय द वे आपको बता दूं कि जस्ट एक इधर से कि जो मैंने एक बात करी थी, जो लंदन भागे थे ना, उनके जो पिताजी थे, उनके पिताजी मीडिया वालों को पैसे देते थे कि हमारे बारे में कुछ मत छापो। उनके बेटे बिल्कुल उल्टे निकले, वो बात अलग है, लेकिन उनके पैसे देते थे। क्योंकि हमारे देश में एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिस दिन आप वेल्थ दिखाना शुरू करोगे ना, उस दिन बिकॉज जेलसी चालू हो जाएगी। हमारे देश में लोगों को हजम ही नहीं होता, सामने वाले को पैसा नजर लग जाती है, पैसे कैसे कमा रहा है, तू चोर है, तू डकैत है, सिंपल सी बात है। तो ये वाली चीज़ है। तो देवयानी इंटरनेशनल हो गया। आई वुडंट से, अभी के लिए बोल सकता हूँ जोमेटो इज प्लेइंग वाइज। अभी उनने, जिसमें एज ऑफ नाउ की बात है, उनने जो एक्विजिशन किया था ब्लिंकिट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसकी वैल्यू, ये थोड़ा अजीब है कि उसकी वैल्यूएशन पेरेंट कंपनी से ज्यादा हो गई है। मतलब जिस कंपनी ने एक्वायर किया उससे ज्यादा वो हो गए।
लेकिन एक हिंट दे रहा हूँ, वो ये कंपनी कब तक चलेगी मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन एक हिंट दे रहा हूँ कि इनके फाउंडर बड़े स्मार्ट हैं कि जब तक हवा चल रही है ना तब तक सब कुछ कर लो। उरुस खरीद ली फटाफट, एक और गाड़ी खरीद ली, 7-8 करोड़ की गाड़ियां खरीद ली है, 75 करोड़ का आपके दिल्ली में 5 एकड़ की जमीन ले ली है, जमीन ले ली है 2023 की सबसे वो डील निकली। अगर मैं बोलूंगा सचिन बंसल के बाद कोई दूसरा बंदा स्मार्ट है तो वो है, आप लोग नाम गेस करोगे क्यों? क्योंकि सचिन बंसल जी का भी बहुत सही था, जब पीक वैल्यूएशन पे था फ्लिपकार्ट, उन्होंने देखा कंपटीशन बढ़ रहा है, अमेजोन आ गया, अमेजोन तो धोखे जाएगा, तो फटाक से अपना स्टेक बेच दिया। $1 बिलियन आपके अकाउंट में आ रहा है, भले ही आप टैक्स दो उसके बाद। $1 बिलियन उस समय पे 7,000 करोड़ था, 7,000 करोड़ टैक्स वैक्स भर दो, कैलकुलेट कर लो कितना होगा बंदे के पास। उसके बाद वो जो स्टेटमेंट दिया ना, यार मेरे को जाने का मन नहीं था, बड़ा दुख है, लेकिन वो भाई मेरे अकाउंट में तुम 7,000 करोड़ डाल दो, मैं भी इस तरह रहूंगा, सुख है यार। और उसके बाद उन्होंने अपने प्राइवेट इक्विटी भी खोल ली, और एक फर्म वो चलाते हैं, इंश्योरेंस भी है उसमें, काफ़ी सारी चीज़ें। तो अगर उनके बाद कोई दूसरा बंदा स्टार्टअप इकोसिस्टम में, और जो सबसे स्मार्ट बंदा है ना, जो डूबती नहीं है से स्टार्टअप की दुनिया में, एक बंदा है, नाम मेरे को ध्यान नहीं है बट मैं कंपनी बता दूंगा। आपने एक क्लासिक स्टार्टअप स्टोरी सुनी होगी जो $22 बिलियन के पीक वैल्यूएशन पे थी, अभी 0 हो गई है, वो है बाईजूस, ठीक है। पर बाईजूस से सबसे ज्यादा फायदा डूबती नैया से जिसने पैसा निकाला है ना, वो है हमारे व्हाइट हेड जूनियर वाले। अरे जी मीट पे मीटिंग हुई है इनकी, 2 हफ्ते के अंदर डील हो गई है $350 मिलियन की, और वो बंदे अब बस इंटरनेशनल घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, खा रहे पी रहे, ऐश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास सब्सटेंशियल स्टेक था। सबसे स्मार्ट बंदा वो है, डूबती नैया थी में हमारा अपरंपार। एब्सोल्युटली। आकाश इंस्टीट्यूट चलो 30 साल से चल रही थी, रेप्यूटेड थी, ये तो 2-3 साल में कंपनी बनाई, बेची, निकल ली है। तो मैं बोला यार, अगेन सेइंग, बंसल साहब अगर आप गलती से सुन ले, दुख तो हमें भी होता, बट आप दे दो हमको इतने करोड़, 7,000 करोड़, हम मना नहीं करेंगे, हम भी झेल लेंगे, हमको भी थोड़ा ऐसा वाला दुख चाहिए। तो बिल्कुल। अब जैसे यूनिकॉर्न्स का भी एक वो अलग कॉन्सेप्ट, मतलब जैसे पहले स्टार्टअप्स के बारे में लोगों को नहीं पता था, फिर उसके बारे में पता लगा, वैसे यूनिकॉर्न्स के बारे में पता लगा, एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिकॉर्न्स राइट नाउ इज मेंसा ब्रांड्स। तो हाउ डू यू थिंक दैट हैज हैपेंड? इसका एक सिंपल सा एक आंसर है, बिकॉज ये ना काफ़ी ज़्यादा, देर आर मल्टीपल सेगमेंट्स इन विच दे आर डीलिंग, और इन लोगों ने सारे वो सेगमेंट टैप किए हुए हैं जो इंडिया में चलेंगे। सो यहाँ पर जो एक बहुत तगड़ा सेगमेंट ये लोग कर रहे हैं वो ब्यूटी कॉस्मेटिक्स वाला एरिया है। एंड यहाँ पर ब्यूटी कॉस्मेटिक्स की एक अच्छी बात है कि यहाँ पर मार्जिन्स भी अच्छे रहते हैं, एंड डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में अभी भी अब आ रहे हैं रिकग्नाइज ब्रांड्स। सो वो जो सेगमेंट्स जो इन्होंने चूज किए हुए हैं, दैट इज द होल सोल रीजन। मेरे जो हमने स्टार्टिंग में बात करी ना, हमने 3 चीज़ें थी, उसमें से एक चीज़ हमने बात की पॉपुलेशन। तो एनीथिंग जो एक मास को केटर करे, और यहाँ पर फीमेल, यू बीइंग अ फीमेल वुड एग्री टू दिस थिंग कि अगर अच्छी क्वालिटी की चीज़ें कोई अगर प्रोवाइड कर सकता है, दे डोंट माइंड गिविंग स्मॉल प्रीमियम ऑल्सो, और यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रीमियम भी नहीं है, तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट इज ग्रोइंग लाइक दैट। मेक सेंस। एंड हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया अभिषेक आपसे बात करके, थैंक यू सो मच फॉर अ लवली एपिसोड। गाइस, आप लोग कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये एपिसोड, हमें तो बहुत अच्छा लगा, एंड वी विल लुक फॉरवर्ड टू हैविंग यू अगेन। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली मीटिंग यू। थैंक यू एवरीवन। यस, थैंक यू गाइस। अच्छा, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बोलना भूल गया, लाइक शेयर सब्सक्राइब।